ऐसी आवाज आ रही है मेरी बिना माइक के? तो मैंने कहा कि क्रिमिनल्स आर इनोवेटर्स। हमेशा जब वो कोई केस में सॉल्व करता हूँ तो कुछ ना कुछ सिखा देते हैं। क्रिमिनल से सीखा। अभी आपको पता होगा कि 3 महीने पहले 3-4 महीने पहले ट्विटर अक्वायर हुआ। ट्विटर इलॉन मस्क ने खरीद लिया और उसके 2 हफ्ते बाद ट्विटर वाज हैक्ड। FBI started the investigation and they arrested 3 kids, 17 years old Nima Fazeli from Orlando, 19 years old Graham Ivan Clark from Florida and a 21 years old guy. 3 लोग उन्होंने अरेस्ट कर लिया। जो ये 17 साल का लड़का था, इसने ट्विटर हैक किया। अब ट्विटर का सिक्योरिटी बजट है $200 मिलियन। तो अब ये नहीं कह सकते कि उनके पास एंटीवायरस नहीं था, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं था, DLP सॉल्यूशन नहीं था, फायरवॉल नहीं था, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम नहीं था, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम नहीं था। जो आप सोच सकते हैं सिक्योरिटी में, they had everything and it was protected by best brains in the industry. Despite of that, it was hacked by a 17 years old guy. और ये ऐसा नहीं पहली बार हुआ। यदि आप गूगल करें कि टॉप 10 हैकर्स इन द वर्ल्ड तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, केविन मिटनिक, स्टीव बामर, बहुत सारे। उसमें देखोगे कि जितने लोगों ने भी अपना ऐसा कुछ हैक किया कि नासा हैक कर दिया या बैंक हैक कर दिया, वो तब किया जब वो 17, 18 और 19 साल। जब वो 21 साल से ज्यादा बड़े हो गए उसके बाद कुछ बड़ा हैक नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जिस चीज को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, PhDs हैं, एक्सपर्ट्स हैं, स्टैनफोर्ड है, MIT, IIT, और उसके बाद हैक करता है 16-17 साल का। और ऐसे मेरे पास हजारों केसेस, एक भी हजार। अभी भी क्रिमिनल भी आप जानते होंगे तो अधिकतर क्रिमिनल कौन है? जो टीनेज है, साइबर क्रिमिनल की बात करते हैं। ऐसा क्यों है? इस गुत्थी को थोड़ा सा सुलझाएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके पीछे। सबसे पहले मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूं एक लाइन से कि आई वुड लव टू चेंज दिस वर्ल्ड but they won't give me the source code. I truly believe that this entire world is a software program and we all humans are like artificial intelligence plugins. ChatGPT सबने यूज किया? किस-किसने यूज किया? हाथ पर 50% लोगों ने किया। जिन्होंने नहीं किया उसके लिए हम थोड़ा सा यूज करें और हम देखेंगे कि ChatGPT कैसे हमारे काम आसान कर सकता है और कितना एंटरटेन कर सकता है। उससे पहले कि हम ChatGPT यूज करें, कुछ हम चौंकने वाली चीजें देखेंगे। हम सबसे पहले प्ले स्टोर खोलते हैं। ये वो जगह जहां से हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, ठीक है? और जो मैं प्रोसेस फॉलो करूंगा, यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है टू टेस्ट एनी एप्लीकेशन व्हाट रॉन्ग यू कुड डू विद इट। कोई भी एप्लीकेशन जो आप इंस्टॉल करने वाले हो, आपके फोन में क्या गलत कर सकती है या क्या डेटा चुरा सकती है, देखने के लिए एक प्रोसेस है। मैं जो फॉलो करूंगा वो सबने करना है। देखिए, आप सबके फोन में फेसबुक होता है, ई कर दिया तो होता ही है। फेसबुक से स्टार्ट करते हैं। मैंने इस पे फेसबुक सर्च किया, ये एप्लीकेशन आ गई। 550 करोड़ लोग यूज करते हैं दुनिया में। नीचे आएंगे हम, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सी डिटेल्स करके, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर फेसबुक ये दिखाना शुरू कर देगा आई नीड एब्सोल्यूट साइलेंस प्लीज, एब्सोल्यूट साइलेंस। क्योंकि मैं इतना तेज बोलने वाला हूँ, इसके बाद क्या आप लोग यूं घूमते चले जाओ, इसमें क्या है? मेरे पास समय कम है, मुझे चीजें मत बताओ और आप 15 मिनट सुन लोगे, उसके बाद आप उठ नहीं पाओगे। इसलिए आप प्लीज एब्सोल्यूट साइलेंस रखें कि मैं रिपीट नहीं करता हूँ। ये वो फेसबुक का डेटा है जो आपके फोन से हर सेकंड पिछले 15 साल से जुड़ा रहा है। क्या है डेटा? लोकेशन, अप्रॉक्सीमेट लोकेशन एंड प्रिसाइज लोकेशन। मतलब आपका जीपीएस, सेल आईडी, आईपी एड्रेस, तीनों ले रहा है। और नहीं लिखा उसने, एंड लिखा। सेकंड, नेम, ईमेल एड्रेस, यूजर आईडी, एड्रेस, ये आपके घर का पता है। जब आपने फेसबुक पे अकाउंट खोला था, अपने घर का पता बताया था उसको? बताया था? नहीं बताया। वो कह रहा है मुझे 550 करोड़ लोगों के घर का पता है एग्जैक्टली। यदि आप 70वें फ्लोर पर रहते हो तो पता है, यदि आप 24वें फ्लोर पर रहते हो तो भी पता। 20 फ्लोर, किस गली में, किस, सब पता है। एंड जबकि आपने उसको नहीं बताया है, यू हैव नेवर टोल्ड देम। नेक्स्ट आगे जाएंगे, फोन नंबर, पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ। फेसबुक कह रहा है मुझे पता है लास्ट टाइम आपने किसको वोट दिया था, मुझे एग्जैक्टली पता है, डाउट नहीं है मुझे। मैंने 20% नहीं लिखा उसके आगे, 10% नहीं लिखा। मैं कह रहा हूं मुझे पता है और मैं इस डेटा को बेच सकता हूं। रिलीजियस बिलीफ, आपका रिलीजियस बैंड कितना स्ट्रांग है, सॉफ्ट है, लिबरल है, कहां आप स्टैंड करते हो, मुझे पता है, आई नो। सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन, मुझे और भी बहुत सारी चीजें पता है।
और मैं रिवील तब करूंगा जब मेरे ऊपर केस होने लगेंगे, क्योंकि ये भी वो 2017 से पहले नहीं लिखते थे। यहाँ पर जब कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला केस हुआ यूके में, उसके बाद उन्होंने ये लिखना शुरू किया, और इसमें डाउट नहीं होता। अभी जो डीपीडीपी बिल आया है डेटा प्रोटेक्शन का, उसके बाद नाउ वी हैव अ राइट, किसी भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में पहले हम ये डेटा मांगते थे उनसे, तो कहते थे नहीं हम नहीं देंगे तो प्रिवेसी का आनंद। अभी डीपीडीपी के बाद ये पावर आ गई है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, वो किसी के बारे में भी वो सारा डेटा मांग सकते हैं जो भी कोई भी कलेक्ट कर रहा है हमसे। और ये डेटा कितना सेंसिटिव है भी आप आगे देखते जाइए। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पेमेंट इन्फो, परचेज हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर एंड अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कब आपने कैश विड्रॉल किया, कितने फ्रीक्वेंटली आप कैश विड्रॉल करते हो, कितनी फ्रीक्वेंटली आप कार्ड यूज करते हो, क्या करते हो उस कार्ड से, क्या खरीदते हो, और क्या आप कैश से करते हो, वो भी होगा। कैसे बताऊं अभी थोड़ी देर बाद। आपके विजिट्स पता है, आप कहाँ गए, रेस्टोरेंट गए, होटल गए, कहाँ क्या कर क्या रहे हो आप, तो एक्टिविटीज सारी आपकी मैप हो रही। मैसेजेस, हेल्थ एंड फिटनेस, कितनी देर आप सोफे पे बैठते हो, कितनी देर टीवी देखते हो, कितनी देर चलते हो, कितना सीढ़ियां चढ़ते हो, सब पता है। मैसेजेस, ईमेल, एसएमएस, एमएमएस एंड अदर इन ऐप मैसेजेस। दूसरी ऐप में भी जो मैसेज आ रहा है वो भी पढ़ रहा हूं मैं। फेसबुक कह रहा है, सिर्फ फेसबुक के मैसेज नहीं, दूसरी ऐप के, फोटोज, वीडियोस, ऑडियो, साउंड रिकॉर्डिंग्स, म्यूजिक फाइल्स, अदर ऑडियो फाइल्स। बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो अपने कॉल रिकॉर्ड करते हैं, सारी रिकॉर्डिंग फेसबुक पे जाती है। और मैंने आपका फेसबुक हैक कर लिया, कॉल रिकॉर्डिंग रहेगा। फिर आप कहते हो कि मेरा डेटा लीक हो गया और मेरे पर्सनल सेंसिटिव डेटा कहां चले गए। फाइल्स एंड डॉक्स, कैलेंडर, कॉन्टेक्ट्स आपके सारे, ऐप एक्टिविटीज, ऐप इंटरेक्शंस, इन ऐप सर्च हिस्ट्री, कितनी ऐप इंस्टॉल्ड ऐप, कितनी ऐप है आपके फोन में, किस ऐप से आप क्या करते हो, क्या कंटेंट क्रिएट करते हो, क्या ढूंढते हो, सब कुछ मैं रिकॉर्ड। वेब ब्राउजिंग, वेबसाइट कौन कौन सी खोलते हो, क्या ढूंढते हो उसमें। यदि आपने फेसबुक मल्टीपल डिवाइस में डाल रखा है तो हर डिवाइस से डेटा ले रहा है। ये तो हमने फेसबुक का देखा। अब क्विकली देखते हैं गूगल, क्योंकि अकेला फेसबुक ये नहीं कर रहा है। यह है गूगल डैशबोर्ड। आपने क्या करना है, मोबाइल खोलना है, उस पर लिखना है google.com/dashboard, तो ये खुल जाएगा। आपने अपने जीमेल से लॉगिन कर लिया तो ये दिख जाएगा। क्या ले रहा है फेसबुक हमारे फोन से पिछले 15 साल से, जब से स्मार्टफोन हम लोग यूज कर रहे हैं। फोटो सारी पता है उसको, जीमेल उसको सारी पता है। आजकल जीमेल सिर्फ आपका ईमेल नहीं है, आप कुछ भी ऑनलाइन कर रहे हो उसका एक अलर्ट जीमेल पे भी आ जाता है। फिर आपका यूट्यूब पे आपने क्या देखा, कितने लाइक कमेंट्स शेयर किए, कितना इनकॉग्निटो मोड में देखा, कितना खुल के देख रहे हो आप, क्या सर्च कर रहे हो, लोकेशंस आपकी क्या क्या हैं पिछले बहुत सालों की, कैलेंडर्स, ड्राइव्स, फाइल्स कितनी है, एप्लीकेशंस आपने कितनी इंस्टॉल की हैं। 564 एप्लीकेशन पिछले 15 साल में मैं अपने फोन में इंस्टॉल करता रहा हूं, जबकि मैंने इस बीच में करीब 20-25 फोन बदल दिए होंगे। करेक्ट? तो कोई एक ही फोन तो यूज नहीं कर रहा, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका डेटा क्लाउड पे है, चाहे आप फोन बदलो, चाहे डिवाइस बदलो, चाहे स्विच करते रहो। पेमेंट मेथड्स मेरे कौन कौन से हैं। एंड्रॉइड मेरे, यदि मैं मल्टीपल फोन यूज कर रहा हूं तो हर फोन का एमईआई क्या है, ब्लॉग्स, क्रोम्स, मेरे पासवर्ड सारे 97 पासवर्ड गूगल के पास, 16 बुकमार्क्स, 10,000। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। मनिंदर सिंह कौन है जी? अंकिता, सौरभ संदीप, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਨ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਆਫਟਰ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਬਸੈਂਟ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਰਿਟਨ ਮੈਮ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਈਂਡਲੀ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਯੋਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਓਵਰ ਹੇਅਰ। PSPCL is very serious about trainings. They're spending a huge sum of money on these trainings and we want everybody to be present over here and attend the same. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਯੋਰ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਲ ਕਨਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਛੁੱਟੀ ਦੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਸਰ। ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ। कॉन्टेक्ट लिस्ट आपके सारे, ग्रुप्स कौन कौन से हैं, टास्क आपने क्या क्या किए हैं। अब जरा लोकेशंस पे जाते हैं, और ये जो मैं डेटा दिखा रहा हूँ ये प्लीज मिसयूज नहीं करना है किसी के बारे में पता करने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा अंदर घुस रहा हूँ क्या क्या हो सकता है आपके डेटा से। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, पर मैं आपसे एक प्रॉमिस दे रहा हूँ कि आप इस डेटा का अपने पति पत्नियों के विरुद्ध यूज नहीं करेंगे अपने एम्प्लॉय के विरुद्ध यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार। तो मैं कुछ भी आपको बता दूं इसलिए क्योंकि मैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर, मैं क्रिमिनल के लिए डेटा यूज करता हूँ, लेकिन आपको पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका यही डेटा आपके किसी गलत हाथों में चला गया बुरा चाहने वाले के, तो आपकी जिंदगी नरक कर सकता है। इसलिए जानना जरूरी, बट इट्स नॉट कि आप दूसरों की करना शुरू करें। ठीक है, ये मेरे पिछले
15 साल की लोकेशन गूगल जो रिकॉर्ड कर रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, उड़ीसा से लेकर गुजरात तक, जहां जहां मैं गया हूँ गूगल हैज बीन रिकॉर्डिंग। अच्छा, इंडिया के बाहर गया हूँ तो आप देखोगे मलेशिया, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, ओमान, अजरबैजान, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, यूके, आयरलैंड, स्पेन, जहां जहां भी मैं गया हूँ पिछले 15 साल में, भले फोन बदलते रहो कुछ करते रहो। अच्छा, आपको लग रहा होगा साहब ये तो डिस्क्रीट लोकेशंस हैं, तो आज से मैं 5 साल पहले चला जाता हूँ। ये थोड़ा सा मैप पे दिख नहीं रहा है, मैं 2019 सिलेक्ट कर रहा हूँ वहां से, और महीना सिलेक्ट कर लिया मैंने मई का, और डेट सिलेक्ट कर ली 17 मई। 17 मई 2019 का मैंने डेट सिलेक्ट की, आज से 5-6 साल पहले। मैं कहाँ था? कोपेनहेगन में, डेनमार्क की राजधानी है। किस होटल में रुका था? इस होटल में रुका था, ये लिखिए केविन सिटी होटल, ये होटल का एड्रेस है। अच्छा, कितने बजे निकला मैं होटल से? सुबह 10:30 बजे निकला। कहाँ गया मैं होटल से? मैं 5.9 किलोमीटर का रास्ता तय किया, केविन सिटी से आया इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी में मुझे एक लेक्चर देने के लिए बुलाया था ऑनरेबल एम्बेसडर अजीत गुप्ते जी ने। मैं 19 मिनट में पहुंच गया, 10:49 पर मैं वहां पहुंचा हूं, 89 है, और 1:31 में निकल लिया। वहां पर मैंने लेक्चर के बाद कुछ फोटोग्राफ्स ले ली ऑनरेबल एम्बेसडर के साथ। गूगल ने वो भी मैप कर दी कि भाई साहब आप यहाँ पर इतने लोगों के साथ थे उस समय। उसके बाद मैं वहां से निकला हूँ सुबह लेक्चर के बाद 1:30 बजे। 90 मिनट्स का मैंने ड्राइव लिया। इसको आप जूम इन करके देखोगे तो आपको एग्जैक्ट दिख जाएगा किस किस रास्ते से मैं कहाँ तक गया। और मैं पहुंच गया हूँ एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है नॉर्थ वेस्ट। वहां मैंने लंच किया अपने कुछ दोस्तों के साथ, और 1:50 पे पहुंचा, 2:35 पे निकल लिया, और वहां भी मैंने कुछ पिक्चर्स ले ली, गूगल ने वो भी मैप कर दी। फिर मैं उस रेस्टोरेंट से निकला नॉर्थ वेस्ट से, ये रास्ता लेते हुए घूमते घामते केविन सिटी होटल आया। 42 मिनट लगा मुझे, 10.8 किलोमीटर का रास्ता था। केविन सिटी पहुंच गया 3:17 पर। 3:25 पर मैं होटल से बाहर आ गया। 8 मिनट में होटल के अंदर था, चेकआउट किया और निकल लिया। उसके बाद 20 मिनट का मैंने ड्राइव लिया होटल से, अपने एयरपोर्ट आ गया कोपेनहेगन। 3:45 में पहुंचा और 5:28 में मेरा फ्लाइट टेक ऑफ कर गया है। 11 घंटे 41 मिनट की फ्लाइट के बाद 18 तारीख को मैं लैंड कर जाता हूं सैटरडे को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुबह 8:39 पर 9:14 पर वहां से निकल लेता हूं। 1 घंटे 1 मिनट का रास्ता लेता हूं, 40 किलोमीटर, और उसके बाद अपने घर पहुंचता हूं। मेरे घर का एड्रेस है, और इसके नीचे में जो जो किया दिन भर, एवरीथिंग इज रिकॉर्ड, और ये हमेशा रहेगा। ना मैं डिलीट कर सकता हूं, ना ये मैनिपुलेट कर सकता हूं, ना मैं डिनाई कर सकता हूं। और ये डेटा एज इट इज कोर्ट में एडमिसिबल होता है। मैंने सैकड़ों लोगों को प्रोसिक्यूट करा दिया सिर्फ इस डेटा की वजह से, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। पता होना चाहिए ना आपको, तो नहीं है एंड पॉइंट सिक्योरिटी। नहीं, हम किसी और का डाटा तो नहीं उठा सकते, अपने वही मैं बताऊंगा कैसे, दूसरों का कैसे उठाएंगे। मैंने आपको एक तो तेज बोलूंगा कि आप 1-1.5 घंटे प्लीज सिर्फ सुने और मजे लें, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसे बचना कैसे। लेकिन पहले समझिए जो हो चुका है वो क्या हो चुका है। जब भारत सरकार ने कहा कि चाइनीज एप्लीकेशन बैन करनी है, तो लोगों ने कहा साहब क्या हो जाएगा इससे। टोटल कुछ एग्जांपल देता हूं। व्हाट्सएप, जो जितनी भी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो आपको फ्री सर्विस देती हैं, वो सबसे ज्यादा रिच है। यदि आप टॉप 10 रिचेस्ट कंपनीज देखें गूगल करके, जो सबसे ज्यादा रिच है, सबसे ज्यादा पैसा है, वो है जो आपको फ्री में सर्विस दे रहे हैं। जिन्होंने आपसे पैसा ले लिया वो गरीब हो गए। व्हाट्सएप यूज करते सारे 2009 में स्टार्ट हुआ, 2013 में भी किया। 3 साल के अंदर 3.5 years व्हाट्सएप की वैल्यू कितनी हुई याद है किसी को? $19.2 बिलियन। $19.2 बिलियन कितनी बड़ी रकम है। क्या आनंद महिंद्रा को जानते हैं सारे? आनंद महिंद्रा जी की 75 कंपनी, 75 से ज्यादा, और वो ऐसा कोई धंधा नहीं जो ना करते हो। बैंक से लेकर टैंक बनाने तक सारे काम करते हो, गाड़ियां, बाइक्स, इलेक्ट्रिक बाइक, ये वो, कोटक महिंद्रा, क्लब महिंद्रा, टेलीविजन, रेडियो, आप बोलो और वो कर रहे हैं। खुद की टोटल वेल्थ इतनी नहीं। 2 लड़के जेब में हाथ डालते हैं, यार एक ऐप बनाते हैं, क्या करेंगे, कुछ कर लेंगे, चैट में टाइप, व्हाट्सएप रिलीज कर दिया, और 3 साल के अंदर $19 बिलियन जेब में डाल के निकल लिए, और उन्होंने आपसे एक चवन्नी नहीं ली। कमाल की बात है कि वो आज भी आपको फ्री दे रहे हैं। और ये बात कर रहा हूं मैं 2013 की, जब वो बिका। आज जो उसकी वैल्यू है वो भारत की जीडीपी से ज्यादा भी हो सकती है।
ये समझने वाली बात कि ऐसा क्यों है, ये एक चीज फ्री है उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है। वी चैट जब बैन हुआ, वी चैट जानते सारे, चाइनीज चैट एप्लीकेशन, वी चैट जब बैन हुआ तो उसकी वैल्यूएशन पता है कितनी, 2018 में $500 बिलियन। 500। पाकिस्तान का जीडीपी पता है कितना है, $250 बिलियन। मतलब चाइना की एक एप्लीकेशन की वैल्यू जो वो फ्री है, इसको पैसा भी नहीं लेता, पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा। ये खेल ऐसे ही नहीं हो रहा है। अब मैं डेटा की वैल्यू समझने होगी कि डेटा की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है। दो सर्विसेज फ्री, पर वो जो आपसे डेटा ले रहे हैं उसकी वैल्यू, और वो डेटा की वैल्यू इतनी क्यों है। अभी देखा मैंने क्या डेटा ले रहे हैं आपसे, आप पिछले 15 साल से ले रहे हैं। चाइना में ना गूगल चलता है, चाइना में ना फेसबुक चलता है, चाइना में व्हाट्सएप भी नहीं चलता, क्योंकि वो अपना डेटा देना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि हमारे यूजर्स का डेटा बाहर जाए। तो ये डेटा लेना क्यों चाहते हैं, इससे करेंगे क्या। इस डेटा से आपको मैनिपुलेट करते हैं। ये जो डेटा है ये आपको कपड़े और जूते बेचने के लिए नहीं लिया जा रहा है, ये डेटा इसलिए लिया जा रहा है ताकि आपका दिमाग उनके हाथ में। आज हम जो लोग हैं, we are the product of the data that has been fed to us since our birth. We are the product of the data. हम उस डेटा का प्रोडक्ट है जो बचपन से लेकर आज तक हमारे दिमाग में भरा जा रहा है। यदि मेरा जन्म झांसी की बजाय रोमानिया में हो जाता तो आज मैं कुछ और होता, कोई दूसरी भाषा बोल रहा होता, कोई दूसरे कपड़े पहन रहा होता, कोई दूसरा खाना खा रहा होता, और जिंदगी भर ये डिफेंड कर रहा होता कि मैं तो ये तो रोमानियन हूं। और 50 साल के बाद ये मुझे बताता कि भाई साहब आप तो बुंदेलखंड में पैदा हुए, आपको तो बुंदेलखंडी आनी चाहिए। तो मैं सरप्राइज हो जाता कि मैं तो हूं ही कुछ और मैं तो उस डेटा के पहले भी था और उस डेटा के बाद भी रहूंगा। तो मैं जो बना हूं वो तो उस डेटा का प्रोडक्ट हूं। मेरे सराउंडिंग्स में मेरे टीचर्स, पेरेंट्स, स्कूल्स, कॉलेज, बुक्स, आज की डेट में इंटरनेट, टेलीविजन, जो वो डेटा फीड कर रहे हैं मैं उसका प्रोडक्ट बन जाता हूं और मैं जिंदगी भर उसको डिफेंड करता हूं। इस चीज को बहुत जरूरी है समझना, ये खेल कैसे हो रहा है। जब भगवत गीता में चैप्टर 30 भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि आप मुझे सब कुछ बता रहे हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, मुझे बताइए मैं कौन, मैं हूं कौन। तो कृष्ण कहते तुम्हें क्या लगता है, तुम अर्जुन हो, तुम्हें अर्जुन बनाया गया है, तुम्हारी जगह कोई और होता वो भी अर्जुन बनता, बिकॉज आपकी डेटा फीडिंग ऐसे हुई, आपको वो डेटा मिला, वो चैलेंजेस मिले, यू बिकेम अर्जुन। आप तो उससे पहले भी थे। तो आप आज की डेट में चूंकि डेटा पॉइंट्स बढ़ गए हमारे, पहले क्या था लिमिटेड थे, तो फिर भी हमारी कुछ अपनी थॉट प्रोसेस है। आज की डेट में जब आप गूगल पे कार सर्च करते हैं कि मुझे कार खरीदनी, उसी समय दुनिया के किसी कोने में कोई व्यक्ति डिसाइड कर लेता है कि इसको ये वाली कार बेचनी। क्यों? क्योंकि उसने उसका बेचने का ठेका ले रखा है, उसको बेचनी है। अब वो आपकी सारी प्रोफाइलिंग, उसको पता है कि इनका क्या एक्सपेंस पैटर्न है, किस तरह की कार इनको सूट करेगी, पिछले 10 साल उन्होंने क्या क्या खरीदा, किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, एक एक चीज पता है। अब आप गूगल पर देखोगे तो आपको वैसे ब्लॉग दिखाई दिया जाएंगे, वैसे यूट्यूब पे वीडियो आएंगे, मीम्स आएंगे कि आपको एक प्रोडक्ट क्यों लेके जाएंगे, देखो इसमें ये अच्छा है, देखो ये तो अलग ही फीचर है इसमें, ये तो इसमें था ही नहीं। और 2 हफ्ते की रिसर्च के बाद वो कार खरीदो और उसके बाद सबकी सारी दुनिया को बोलो कि मैंने खरीदी क्योंकि मैंने रिसर्च की, तो मैंने देखो पूरा पता कर लिया, इसमें ये ज्यादा है, इसमें ये अच्छा है, ये फीचर। और सी समय वो व्यक्ति उस कोने में जहां से बैठ के आपका दिमाग कंट्रोल कर रहा था, वो हंस रहा होगा, चल इसको जूते बेचता हूं, ये बहुत स्मार्ट बन रहा है। हमारा दिमाग ऐसे कैलकुलेट हो गया। हम ओटीटी पर क्या देखेंगे, हम कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, हम कौन सी पिक्चर देखेंगे, कौन सी नहीं देखेंगे, हर चीज कोई दूसरा डिसाइड करते हैं और हमें पता भी नहीं, और हमें लगता है हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम इन्फ्लुएंस होते हैं डेटा से। डेटा दिखाया तो आप जाओगे, डेटा नहीं दिखाएंगे तो आप कैसे चले जाओगे। जिस पिक्चर के बारे में मैंने आपको बताया ही नहीं, वो पिक्चर आप कैसे देखने चले जाओगे। तो हम लोग वही कर रहे हैं जो दुनिया हमसे कराना चाहती है। जो हम दिमाग में सोचते हैं, हमसे पहले कोई दूसरा सोच चुका होता है कि इसको ये स्विच होगा। ये इतना खतरनाक चीज है जो अंदाजा भी नहीं। ये जो डेटा चुराया जा रहा था आपकी डिवाइस से, ये इसलिए चुराया जा रहा है कि आप कौन सा नेता चुनोगे, आपके देश में किसकी सरकार होगी, आप क्या खाएंगे, आप ये वाला गेहूं खाएंगे या ये वाला गेहूं खाएंगे, हर चीज हम डिसाइड करेंगे, और वो भी बाहर से, आपके देश में आएंगे भी नहीं।
और आपको यहीं से बुलाना है। ये खेल है जो मैं आज समझता हूं। तो जब ये कॉल लिया गया कि डेटा बाहर क्यों नहीं जाने देना, दिस वाज नॉट बिकॉज कि वो आपको कोई चीज बेच रहे हैं और उनको उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है, नहीं। ये इतना स्मूथली और सटल तरीके से हो रहा है। अभी आपको एक कहानी सुनाता हूं तो आपको और डीप समझ में आएगा। थोड़े दिन पहले दिल्ली के अंदर केस हुआ, एक व्यक्ति के मिस कॉल पे 75 लाख रुपए चले। टीवी पे देखा था किसी ने? गूगल करना, आपको न्यूज़ मिल जाएगी। मिस कॉल आई उसको 5-6 और उसके अकाउंट से 75 लाख चले। अब टीवी वाले सुबह से शाम तक चिल्लाने लगे, भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मिस कॉल आएगी 75 लाख चले जाएंगे, मतलब पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। पुलिस क्या कर लेगी इसमें? मिस कॉल कोई कैसे रोक सकता है? वो तो आएगी। तो मैं टीवी पर डिफेंड कर रहा था, मैंने कहा मिस कॉल से नहीं निकलोगे, कोई और कारण होगा, लेट मी इन्वेस्टिगेट। ना साहब, विक्टिम भी बिठा लिया, वो फोन दिखा रहा, देखिए साहब ना कोई एसएमएस आया, ना कोई ओटीपी आया, सिर्फ एक मिस कॉल आई और पैसा निकल गया। तो अगले दिन वो केस दिल्ली पुलिस के पास आ गया, दिल्ली पुलिस ने मुझे एंगेज कर लिया। तो हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सबसे पहले हम देखते हैं कि फोन के अंदर कोई ऐसी एप्लीकेशन होगी जो ओटीपी पढ़ती होगी और उसको बाहर भेज देती होगी और उसके बाद डिलीट कर देगी। कभी तो ना कोई ओटीपी दिख रहा है। तो आप अपने फोन में चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो ओटीपी पढ़ती है, चेक कर सकते हैं, यस और नो। सेटिंग्स में जाएंगे, परमिशन मैनेजर में जाएंगे, वहाँ कैमरा, माइक्रोफोन, एसएमएस, कॉन्टैक्ट लिस्ट, एसएमएस पे क्लिक करेंगे तो वो लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन दिखा देगा कि ये एप्लीकेशन है जो एसएमएस आपका पढ़ती है। मैंने वो किया, उसके फोन में एक भी एप्लीकेशन ऐसी नहीं थी जो एसएमएस पढ़ती। मैंने कहा मतलब मिस कॉल से ही क्या होगी फिर? तो कुछ नया ही खेल आ गया। अच्छा, 2019 में एक वायरस आया था पेगासस करके, सुना है सब लोग? पेगासस मैलवेयर। पेगासस मिस कॉल से इंस्टॉल हो जाता है। व्हाट्सएप पे आपको एक मिस कॉल आएगी और आपका फोन हैक, और उसके बाद आपके फोन से वो ना सिर्फ व्हाट्सएप चैट देख सकता है, कॉल सुन सकता है, व्हाट्सएप कॉल भी सुन सकता है, सारा डेटा कॉपी कर सकता है। तो पेगासस वाज वेरी डेंजरस, उसके ऊपर काफी सरकारें हिल गई, लेकिन वो इंस्टॉल होता था मिस कॉल से 2019 में। करेक्ट। तो लोगों के दिमाग में भय था कि हाँ भाई मिस कॉल से फोन तो हैक हो ही जाता है, तो पैसे भी निकल जाएंगे, तो कौन सी बड़ी बात। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड दैट केस। तो मैं ये इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो डीसीपी क्राइम सेंट्रल दिल्ली, डीसीपी सेंट्रल दिल्ली जो है वो है सचिन शर्मा जी, दिल्ली के अंदर। उन्होंने मेरे से कहा कि अमित जी ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई और फिर अनइंस्टॉल हो गई, क्योंकि हम तो 4 दिन बाद केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इस बीच कुछ भी हुआ होगा। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, गूगल पर हम ये देख सकते हैं कि पिछले 15 साल में आपके फोन में कब कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई थी और कब अनइंस्टॉल। मैंने देखा उनके फोन में तो थर्सडे इवनिंग एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई और संडे नाइट वो अनइंस्टॉल। वो एप्लीकेशन थी वीडियो एडिटिंग और उसको एसएमएस का एक्सेस था। इसका मतलब है कि उसने ओटीपी पढ़ के बाहर भेजे होंगे, और वो एप्लीकेशन इंस्टॉल किसने किया? तो पहला शक गया उनकी वाइफ पर। 75 लाख की बात थी, और वाइफ से कौन पूछे? अभी तलाक हो जाएगा अगले दिन। तो एक तरीका है जिससे आप किसी से बिना पूछे पता कर सकते हैं कि उसने आपके फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है। मैं उससे पूछूंगा भी नहीं और मैं पता करूँ। तो तरीका क्या है? देखिए, सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है, अपने फोन में खोलिए फोन, यदि आप एक्सरसाइज मेरे साथ करना चाहते हैं तो और मजा आएगा। myactivity.google.com लिखना है, myactivity.google.com। और ये पिछले 15 साल, मतलब जब से आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तब से आप अपने फोन में क्या क्या कर रहे हैं सब दिखा दें। आप स्क्रॉल करते जाइए और नीचे आपकी कुंडली खुलती चली जाएगी। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने क्या क्या किया है दिख रहा होगा। मैंने ये सारी लिंक्स खोले आपके सामने, प्ले स्टोर खोला, फेसबुक खोला, गूगल पे कुछ सर्च किया, बाकी चीजें नहीं दिखाऊंगा, बाकी आप लोग अपना अपना देखिए, प्राइवेसी मेरे लिए फंडामेंटल राइट है। तो जब मैंने उनकी वाइफ के फोन में देखा कि उनकी वाइफ जब फोन इनके हस्बैंड के फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही थी, तो उनकी वाइफ के फोन में क्या हो रहा है, वो अपने कोई ओटीटी देख रही है, पेटीएम से पे कर रही है, या घर में है या नहीं है, सब पता कर सकते हो आप। तो आप सब दिखा दिया मैंने आपको। तो मैंने देखा कि जब हस्बैंड के फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही थी तब उनकी वाइफ ओटीटी पर कुछ देख रही थी। अब वो दो काम एक साथ नहीं कर सकते। और जिस समय एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हुई जिस दिन, उस दिन तो वो घर में ही नहीं थी, वो तो बाहर थी। तो
उनकी वाइफ शक से बाहर, वाइफ ने तो नहीं किया, बिना पूछे उससे इंटरेक्शन भी नहीं किया और क्लीन चिट। अब शक गया उनके बेटे, 13 साल का बच्चा था, तो उनके बच्चे जो जो डिवाइस वो यूज करता था सारी मैंने देखनी शुरू। देखिए इस एक कहानी में आप 8 से 10 चीजें सीखेंगे। जब बच्चे का आईपैड हमने उठाया तो उसके आईपैड के अंदर एक एप्लीकेशन थी, उसका नाम था डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं डिस्कॉर्ड? आप जानते हैं सर क्या होता है डिस्कॉर्ड? कैसे चैटिंग एप्लीकेशन वगैरह। चैटिंग एप्लीकेशन, बिल्कुल सही बात। चैट है, आप यूज करते हैं? क्यों यूज करते हैं? व्हाट्सएप क्यों यूज करते हैं? टेलीग्राम सारे यूज करते हैं? नहीं करते? कितने लोग टेलीग्राम यूज करते हैं? क्यों यूज करते हैं टेलीग्राम? थैंक यू सो मच, यही मैं सुनना चाह रहा था। डिस्कॉर्ड आज की डेट में सारे बच्चे यूज करते हैं। जितने टीनेज बच्चे हैं आप आसपास अपने पूछेंगे तो सब बता देंगे आप डिस्कॉर्ड पे हैं। सारे क्रिमिनल डिस्कॉर्ड यूज करते हैं, सारे क्रिमिनल और कुछ पॉलिटिशियंस। आप समझ गए होंगे क्यों करते हैं। दो ही कैटेगरी है सर, क्रिमिनल और बच्चे। तो क्यों यूज करते हैं वो सर ने बता दिया अभी कि डिस्कॉर्ड इज एन एनोनिमस चैट है। डिस्कॉर्ड पर जब अकाउंट आप क्रिएट करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी छुपी होती है, किसी को पता नहीं होता कि आप कौन हो, क्योंकि ना तो आपका मोबाइल नंबर लिंक होता है उससे, ना ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आप प्रोटॉन मेल पे क्रिएट कर लेते हैं तो वैसे एनोनिमस हो जाता है। और जब आप डिस्कॉर्ड पर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको हैशटैग मिलता है, #KIRK5372 ऐसा एक नाम मिल जाएगा, और उस हैशटैग से आप पूरी दुनिया से बात कर सकते हो, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, चैट, स्ट्रीमिंग, कुछ भी, और किसी को पता नहीं होगा कि आप कौन, जब तक कि आप किसी के कान में जाके नहीं बताओ कि वो जो KIRK5372 है ना मैं, तब तक कोई नहीं पता नहीं सकता। तो एनोनिमस चैट ऐप है और इस वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज में यूज होती है। लेकिन बच्चे क्यों यूज करते हैं? बच्चों को क्यों छुपना है? ये भी बता दो। इसलिए यूज करते हैं कि जैसे ही कोई प्लेटफॉर्म एनोनिमस हो जाता है जहां पे आप छुप सकते, वहां पर इलीगल चीजें होना शुरू हो जाती है। तो स्ट्रीमिंग होती है, पायरेटेड गेम्स मिल जाते हैं, कॉइन्स मिल जाते हैं गेम्स के, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अदरवाइज ओपन प्लेटफॉर्म पर मिलना संभव नहीं। अकाउंट मिल जाते हैं, पासवर्ड मिलते हैं। टेलीग्राम यूज करते हैं सारे, कुछ लोग टेलीग्राम पे आप सर्च करना, अभी टेलीग्राम आपके फोन में हो गई, हॉटस्टार पासवर्ड, तो आपको हजारों हॉटस्टार पासवर्ड मिल जाएगा, G5 का पासवर्ड, सोनी लिव का पासवर्ड, आपको कोई पायरेटेड पिक्चर चाहिए, 3 इडियट, ये वो सब मिलेगा HD क्वालिटी। तुम देखो, डाउनलोड करो, लिंक डाउनलोड करो, स्ट्रीम करके देखो। तो जैसी कोई प्लेटफॉर्म एनोनिमस होता है वो इलीगल चीजों के लिए प्रमोट होने लगता है, उसमें बिटकॉइन खरीद लो, आप ड्रग खरीद लो, आप कुछ भी करो। आज की डेट में सबसे ज्यादा ड्रग इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड के थ्रू बिकता है। तो ये जब मैं नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग लेता हूँ तो बताता हूँ कैसे आप इन्वेस्टिगेट करके पहुंच सकते हो। और बच्चे डिस्कॉर्ड जब यूज करते हैं तो मुझे खतरा इसलिए लगता है क्योंकि जब वो किसी से बात कर रहे हैं ना तो उसके बारे में पता है कि वो कौन है, एनोनिमस है, आप भी और वो क्रिमिनल भी हो सकता है। तो इस केस में जब हमने उसके डिस्कॉर्ड की चैट देखी तो पता पड़ा कि बच्चा जो कि 13 साल का था किसी से बात करता था, एक लड़की थी, इसको लगता था कि वो लड़की है, मुझे गारंटी है कि वो क्रिमिनल ही था। और उसने इसको बोला कि तुम ये लिंक अपने फादर के फोन में इंस्टॉल कर दो, तो मैं 200 रोबक्स पॉइंट्स मिलते, 200 रोबक्स। रोबक्स पॉइंट्स क्या होते हैं? कौन बताएगा रोबक्स? गेमिंग ऐप। गेमिंग ऐप, जो गेमिंग ऐप है उसका नाम है रोब्लॉक्स। रोब्लॉक्स, पबजी, बैटल पॉइंट्स। पबजी की जो करेंसी है उसका नाम है बैटल पॉइंट्स। पबजी के अंदर जो करेंसी है उसका नाम है बैटल पॉइंट्स, और रोब्लॉक्स गेम की जो करेंसी है उसका नाम है रोबक्स। इंडिया से हर साल $3.5 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग होती है रोबक्स पॉइंट्स। अभी ईडी ने एक रेड डाली दिल्ली के अंदर, एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस वाला था, उनको डाउट था कि ये क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पैसा बाहर भेज रहे हैं।
तो सारी डिवाइस उठा ली, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, आईपैड, जो भी था उसके घर में सारा डायरी तक ले लिया। पूरा छान मारा कि कहीं कोई क्रिप्टो वॉलेट मिल जाए, कोई ट्रांजेक्शन आईडी मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, कुछ नहीं मिला। जब मैं फॉरेंसिक टीम का पार्ट बना तो मैंने कहा कि यार एक बार फ़ोन से शुरू करते हैं। तो फ़ोन में मैंने देखा कि तो उसके फ़ोन में 8 गेम थे। मैंने कहा आदमी इस एज में गेम क्यों खेलता है? तो रोब्लॉक्स से शुरू किया तो उसमें 6.5 करोड़ की रोबॉक्स करेंसी, फिर दूसरे के एक्सप्रेस से जोड़ते गए तो पता पड़ा 70 करोड़ की तो गेमिंग करेंसी पड़ी उसकी। 3.5 बिलियन, $3.5 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग। और 99.99% पुलिस वालों को पता ही नहीं है कि रोबॉक्स होता क्या है। जब आप में से हार्डली किसी को पता है तो पुलिस को भी नहीं। और जब तक उनको पता पड़ेगा पता नहीं कितना निकल जाएगा। और जब वो रोबोट्स पर पहुंचेंगे तो आगे वो कहीं और पहुंच जाएंगे। तो ये जो रेस है, मैं हमेशा आपसे बोलता, क्रिमिनल्स आर इनोवेटर्स। आप उसको एक जगह रोकते हो तो दूसरा तरीका ढूंढते, और वो ऐसा तरीका ढूंढ लेते हैं जिसमें कोई और ने पहले सोचा नहीं। मैं आपको अभी सेकंड सेशन में 10 तरीके बताऊंगा जिससे आप किसी का ओटीपी चुरा सकते हो। 10, एक नहीं, और 10 ऐसे होंगे कि अभी चुरा लोगे आप बिना किसी का फोन टच किए। फोन टच भी नहीं करना है, और उसको कुछ भी, भाई साहब बहुत जरूरी बात है तो फिर हमें भी बता दो सर, आप ही का और मैं, मेरा फ्लो टूट जाएगा ना, वो भूल जाऊंगा चीजें। बहुत ही मतलब रात सुबह 4 बजे आया हूँ मैं आपसे सबसे कुछ तो सोया नहीं हूँ, तो मैं जहाँ भूल गया तो मुझे खुद ही आने लगेगा क्या बता रहा हूँ। तो क्या बता रहा था? ओटीपी के 10 तरीके बताऊंगा मैं। नॉट कि आप दूसरों का अकाउंट हैक करोगे। सर ने पूछा था कि जीमेल आप मेरा ही देख लोगे या किसी और का भी लोकेशन देख लोगे, तो मुझे आपका लोकेशन देखने के लिए सर एक ओटीपी तो चाहिए, और मेरे पास 10 तरीके ओटीपी लेने के। और आपको जो मैं बताऊंगा then you will realize यार ये तो हर तरीका चलेगा, इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो इतना आसान है कि किसी को आपकी जिंदगी में खलल पैदा करनी है तो वो कर सकता है because of this digital world. That's why this session is important. जो हम इसको बोलते हैं एंड पॉइंट प्रोटेक्शन। जो आपके हाथ में डिवाइस है वो एंड पॉइंट है, जो आपके घर में लैपटॉप है वो एंड पॉइंट है, और उसके बारे में आप इतना कम जानते हैं और यूज हम फ्रीली कर रहे हैं। एक केस हुआ नोएडा के अंदर कि स्कूल में एक ईमेल जाते थे, थ्रेटनिंग ईमेल, स्कूल बंद कर दो वरना यहाँ नर्व गैस का अटैक हो जाएगा, या पोस्टपोन कर दो एग्जाम। इस तरह की कुछ चीजें चलती थी। 4-5 महीने, 3 महीने 4 महीने चला गया। उन्होंने कर भी दिए पोस्टपोन, डर लगा कुछ रीजन, कोविड के जस्ट बाद स्कूल खोले उसने पोस्टपोन शुरू करा। ऐसे और भी जगह हुए होंगे कई सारे केसेस, क्योंकि मेरे पास आए समझाने। तो जहां से ईमेल जाते थे उनका बेटा उसी स्कूल में पढ़ता था, तो शक था कि इनका बेटा ही कर रहा है, पर वो अपने बेटे को तो मानेंगे नहीं। साहब मेरा फोन से कैसे मेरा बेटा ईमेल भेज देगा, मेरा फोन में किसी को देते ही नहीं। तो उन्हीं के जीमेल से ईमेल जाता। मैंने हेडर चेक किया तो बिल्कुल उन्हीं के ईमेल से आया, कोई स्पूफ ईमेल नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने तो भेजा नहीं साहब, और जा रहा है हर दिन। तो उन्होंने अपना लॉग आउट कर लिया। बोले मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, अब तो नहीं जाएगा ना। अगले दिन फिर चला गया, फिर फोन आया, साहब तो अभी भी जा रहा है। प्रिंसिपल साहब का फोन आया, बोले मैं लॉग आउट करके बैठा हूँ सर, कैसे चला जाएगा। फिर आईपी वाईपी चेक किया तो उनके घर से। फिर मैं जब फिर इन्वेस्टिगेट करने लगा तो उनके जीमेल में फीचर होता है, आप सब लोग को पता होगा, शेड्यूलर का। शेड्यूलर में क्या होता है कि आप फ्यूचर की ईमेल शेड्यूल कर सकते हैं। यदि मुझे आपका जीमेल का एक्सेस या ईमेल का एक्सेस मिल जाए तो मैं अगले 15-20 दिन, 1 महीने, 6 महीने की भी ईमेल डाल दूंगा। 2-2 लाइन की थ्रेटनिंग ईमेल किसी को चलती रहेगी, और मैं 1 मिनट में कर सकता हूँ। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, बस शेड्यूलर बड़ा इजीली वो सेम ईमेल और मल्टीपल ईमेल्स कैन गो। तो उनके शेड्यूलर में ईमेल शेड्यूल थी, तो वो लॉग आउट भी कर लेते थे, तब भी ईमेल चली जाती थी। तो मैंने उनसे कहा कि शेड्यूलर से ईमेल डिलीट कर दो, सॉल्व हो जाएगा। मैं डिलीट कर दो। अब किसने शेड्यूल किया अभी हम इस पर नहीं गए, हमने पहले ईमेल डिलीट की। 1-2 दिन मामला ठीक रहा, तीसरे दिन फिर फोन आ गया, सर क्या हुआ, फिर से चली गई थ्रेटनिंग। क्या बात कर रहे हो, अब तो शेड्यूलर से उड़ा दिया। नहीं सर जारी, बड़ा परेशान है, अब क्या हो सकता है। तो जब फिर मैंने गूगल पे चेक किया कि ऐसे कैसे जा सकती है, किसी के लैपटॉप से जा रही, तो मुझे एक और
इंफॉर्मेशन मिली। गूगल के अंदर एक फीचर होता है, उसको बोलते हैं गूगल बैकअप कोड्स। कितने लोग जानते हैं? बड़ा खतरनाक फीचर, गूगल बैकअप कोड्स। गूगल पे ही जाके देख लेना, एक बार सर्च कर लेना। ये होते हैं एडवांस ओटीपीज। आपके जीमेल के मैं एडवांस में ओटीपी ले सकता हूँ, 64 64 ओटीपीज, 32 ओटीपी, 16 ओटीपी आई कैन डाउनलोड इन एडवांस। इन फ्यूचर आई कैन लॉग इन through your account without knowing your password. I don't need your password. Log in क्योंकि मेरे को OTP पड़ेगा। अब ये फीचर किसी को नहीं पता, बच्चों को पता है। आपके लैपटॉप में कभी लॉगिन हुआ एक बार, उन्होंने फटाक से 64 OTP डाउनलोड कर लिए और आप करते रहो, लॉग आउट कर लो, कुछ कर लो। लोकेशन भी पता है मुझे, पासवर्ड भी पता है, अब ये सब पता है, क्योंकि जीमेल अकेला जीमेल नहीं है आजकल। नोटिस कीजिए आप, जीमेल आपका सब कुछ है। गूगल ड्राइव भी है, आपके चैट्स भी हैं, आपके लोकेशंस भी हैं, आपके व्हाट्सएप चैट भी है, सब कुछ। सिर्फ 1 सेकंड लगता है इसमें से डाउनलोड करने में, और आप महीनों परेशान होते रहेंगे क्या ऐसा कैसा हो। तो जो वो गूगल पे अब मिला कैसे, क्योंकि मैंने उसका लैपटॉप देखा तो उसके डाउनलोड सेक्शन में वो फाइल पड़ी हुई थी ओटीपी वाली, क्योंकि उस बच्चे ने डाउनलोड किया होगा, कॉपी की होगी, लेकिन उसे डिलीट करना भूल गया वहां से। तो मैंने कहा आपके लैपटॉप में तो ओटीपीज पड़े हुए हैं। उससे पहले ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कोई फीचर है। तो एवरी टाइम वी सॉल्व ए केस वी लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम द क्रिमिनल्स। तो बच्चों को पता होता। OLX फ्रॉड होते थे, अभी मैंने ट्रेनिंग शुरू ही नहीं किया, अभी तो मैं सिर्फ माहौल बना रहा हूं। OLX फ्रॉड, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, उनकी बिटिया के संग हो गया, उनके 35,000 रुपए चले गए। वो OLX पे सोफा बेच रही थी। क्यों बेच रही थी उस समय मुझे नहीं पता था, अब पता है क्यों बेच रही थी। नया खरीदना था। तो सोफा वो बेच रही थी, तो उनको एक आर्मी ऑफिसर का मैसेज आया कि मैं अभी ट्रांसफर हुआ हूँ दिल्ली में, आई एम इंटरेस्टेड इन योर सोफा एंड प्लीज इसको किसी और को मत दीजिए, मैं अभी आपको पेमेंट कर देता हूँ। आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको 10,000 रुपये अभी देता हूँ, तो 10,000 के लिए मैं UPI यूज करूंगा। तो ये UPI लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ, तो आपको जैसे आप क्लिक करेंगे आपको 10,000 आ जाएंगे। 10,000 मैं आपको कल दे दूंगा, तो 10,000 तो आप अभी ले ही लीजिए। तो 10,000 के लिए रहा आपका UPI लिंक। वो 10,000 10,000 10,000 10 बार बोले, एक बार भी बोल सकता था। तो वो 10 बार क्यों बोले? क्योंकि हमारे दिमाग की एक कमजोरी है, क्योंकि जब मैं कोई चीज बार 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 बोलता हूँ तो मेरा फोकस वहां होता है और मैं बाकी चीजें इग्नोर करता हूँ। लोग जब करते हैं क्यों करते हैं? ताकि फोकस वहां हो जाए। कोशिश तो वही होती है। तो रिपीट करते, जब मैं आपके सामने चिल्ला चिल्ला कुछ रिपीट करूंगा तो अचानक सबका दिमाग आया। ये ट्रेंड होते हैं सारे जो साइबर क्रिमिनल से, ट्रेंड पता है। आपने देखा होगा KBC का ऑडियो आता है, वीडियो व्हाट्सएप पे घूमता है कि आपकी 25 लाख की लॉटरी लगी। सुना है किसी ने? आया होगा कई बार। सुनना उसको बड़ा ऐसे लगता है इतना घटिया ग्राफिक्स है, इतनी अजीब सी आवाजें बोल रहा है, इस पर कोई ट्रस्ट कैसे कर लेगा। पर आप सुनना उसको, बोलता है 25 लाख की आपकी लॉटरी लगी, तो 25 लाख के लिए आपको करना होगा, तो 25 लाख का आपको टैक्स पे लगेगा, तो 25 लाख तो आपके अकाउंट में आ जाएगा, तो 25 लाख के लिए आप 25 लाख को 25,000 बोलता। और मुझे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुझे संसद भवन में बोलने के लिए बुलाया गया था। Fortunately, I am the only cyber expert who was invited to speak in front of parliament. तो कई सारे सांसद मेरे दोस्त हो। तो एक लेडी पार्लियामेंटेरियन का मेरे पास फोन है, अमित जी मेरी 25 लाख की लॉटरी लग गई। KBC। मैंने कहा मैडम उसको कॉल मत कर देना, कल की हेडलाइन बन जाएगी। किसी को भी भरोसा हो जाता है। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि मेरे पास केसेस वही आते हैं जो प्रोमिनेंट लोग लुट जाते हैं, ट्रस्ट करते हैं। फिर आप कहते हो कि यार वो तो बेचारा जानता नहीं था, इग्नोरेंट था, पढ़ा लिखा नहीं था। अरे पढ़ा लिखा लोग तो टारगेट ही नहीं करते क्रिमिनल। पढ़े लिखे लोगों के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं होते, वो टारगेट करते हैं पढ़े लिखे लोगों को। अनपढ़ को क्यों टारगेट करेगा? फिर ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ही लूट रहे हैं। और फिर आप कहते हो कि हम तो एजुकेटेड, हमें साइबर अवेयरनेस है, हमें क्यों ट्रेनिंग चाहिए, सब पता है। तो इनको नहीं OLX था, लेकिन 25 लाख वाला वीडियो आपने सुना होगा। तो जो बार बार बोलते हैं उससे आपका फोकस स्ट्रेट हो जाता है। तो इनको लिंक आया, इन्होंने 10,000 के लिंक पर क्लिक किया, इनके अकाउंट से पैसे चले।
मैंने फोन किया उसको, यार क्या कर रहे हो, यू वर सपोज टू गिव मी 10,000, आई लॉस्ट 10,000, ऐसे कैसे कर सकते हो? क्रिमिनल ने, ओह मैम आई एम सो सॉरी मैम, एक्सट्रीमली सॉरी, सो सॉरी, आई एम सो अपोलोजेटिक, सॉरी 20 बार। आपको बेचारा सॉरी बोल रहा है। एक काम करता हूँ मैम, मैं आपको ना 20,000 ट्रांसफर कर देता हूँ, 10,000 which I have taken from you, 20,000, 10,000 which I am supposed to give you, और 20,000 कर लेंगे, 20,000 का लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ, here it is 20,000 रुपीज लिंक, just click it and you will get 20,000 मैम। So 20,000 के लिए लिंक आ रहा है, प्लीज इसको क्लिक कर दीजिए। 20,000 तो आपने मतलब इतना 20,000 करेगा कि आप लिंक क्लिक कर ही दोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपके अकाउंट से 20,000 के, फिर आप कॉल करोगे, अरे यार ये क्या कर रहे हो? मैम ने कॉल किया, चीफ मिनिस्टर साहब की बिटिया ने की, ये क्या कर रहे हो यार, मेरे 20,000 चले गए, यू वर सपोज्ड टू गिव मी 20,000। ओह मैम माय किड वाज क्राइंग, शी वाज नॉट वेल, उसकी तबीयत खराब है, उस चक्कर में मैंने फिर से गलत लिंक क्रिएट कर दी, मैं इतना डिस्टर्ब हूँ, मैं इतना क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं कैसे आपको चेहरा दिखाऊंगा कल आके, मैं बहुत टेंशन में आ गया हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको पूरा पेमेंट कर दूँ, 30,000 मैंने जो आपसे ले लिया, 20,000 जो मुझे आपको देना है, 50,000, Here it is 50,000 रुपीज लिंक मैम, मैं 50,000 रुपीज आपको भेज रहा हूँ, 50,000 का एक लिंक है, आप क्लिक कर दीजिए, 50,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे, 50,000 तो आप ले लीजिए, प्लीज मुझे क्षमा कीजिए। उन्होंने वो भी क्लिक किया। लोगों को तब दिमाग में आता है जब 1 लाख 1.5 लाख रुपए चला जाए, और सोफा कितने का था? 20,000 का। अब इस पूरे प्रोसेस में गलती कहाँ होती है? समझ में आया आपको गलती कहाँ हो रही है? ठीक है, क्या मिस्टेक की उस लड़के, जो आईटीएन जानबूझ के एग्जाम्पल कर, आई एम नॉट हियर टू ब्लेम एनीबॉडी, मिस्टेक हमसे भी होती है, हम भी लुट जाएगी थी, ऐसा कुछ होगा, पर मैं सीखना उन्हीं से। क्या गलती हो गई उसमें? बेसिक थंब रूल, एक फाइनेंशियल सिस्टम का बेसिक रूल है जो लोग मिस करते हैं। बताइए आपके स्पेशल गिफ्ट जो मुझे बताता है कि बेसिक गलती क्या है। नवदीप जी के लिए जोरदार सर, आपके लिए मेरी किताब गिफ्ट होगी। नवदीप जी ने हमें बताया कि यदि आपके अकाउंट में पैसे आने हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल सा रूल है। तो क्या क्लिक किए जा रहे हैं? मैं आपके अकाउंट में लाख रुपए डाल सकता हूं बिना आपसे पूछे, आपका नंबर चाहिए सिर्फ, यूपीआई में इतनी तो लिमिट है, तो आप क्या क्लिक, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एब्सोल्युटली राइट। और आप फिर एजुकेटेड है, पढ़े लिखे, उससे क्या फर्क पड़ता है कि आप पैसे रिसीव करने के लिए कुछ कर रहे हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाया, आरजे रौनक रेड एफएम पे मेरा एक शो आता है सैटरडे संडे, सुबह 10 बजे सैटरडे को और दोपहर 1 बजे संडे को, जिसमें मैं उस महीने जो क्राइम सॉल्व किया उसकी कहानियां सुनाता। तो मैंने उसमें आरजे रौनक भी है रेड एफएम पर, मैंने उसको बिठाया, मैंने उसको एक लिंक भेजा, मैंने कहा भाई तू क्लिक कर, मैं क्लिक किया तो उसके 200 रुपये मेरे अकाउंट में आ गए। मैंने उस वीडियो में दिखाया, देखिए उसने क्लिक किया, अकाउंट में मेरे पैसे आएंगे। आप क्लिक करोगे तो पैसे जाएंगे, आएंगे नहीं, आने के लिए कुछ नहीं करना है। ऐसे करके मैंने एक वीडियो बनाया और वो हर जगह वायरल कर दिया, जजेस के ग्रुप में, पुलिस के ग्रुप में, ब्यूरोक्रेट के ग्रुप में, पॉलिटिशियन के ग्रुप में, हर जगह, पता है सोसाइटी में। अगले हफ्ते मेरी ही सोसाइटी से एक बंदे का फोन आया, सीईओ है वो एक बड़ी कंपनी, अमित जी क्या हुआ, 42,000 चले कैसे? OLX फ्रॉड। मैंने कहा कमाल करते हो तुम, तुम्हें वीडियो बना के भेजा था मैंने। बोले मैंने देखा, पूरा वीडियो देखा आपका। मैंने कहा फिर पैसे कैसे चले गए? बोले आपने जो जो कहा था मैंने वो किया। तो मैंने कहा पैसे कैसे चले गए? बोले आपने कहा था लिंक क्लिक मत करना, मैंने लिंक क्लिक नहीं किया। तुमने कहा पैसे कैसे गए? उसने QR कोड भेजा था। भैया आपने कुछ करने ही नहीं था। थंब रूल तो होता है कि आपको कुछ भी नहीं करना। क्रिमिनल अपनी मोडस ऑपरेंडी इवॉल्व करता है, आज वो लिंक भेजता है, कल QR कोड भेजेगा, परसों शायद कॉल ही करेगा अकेला, पर गलती तो हम ही करते हैं। सर जब ब्रेक लेना वो बता रहे हाँ यूपीआई के QR कोड जब आता है तो पिन को लगती है, हाँ तो पिन लगा देते हैं लोग, ये तो कहते हैं। पिन तो उन्हें लगता है कि शायद रिसीव करने में भी लग रही होगी, वरना इतने फ्रॉड हो क्यों रहे। एक OTP चुराने का तरीका बताता हूँ, फिर विल गो टू सम फॉर्मल ट्रेनिंग। क्योंकि मेरी ट्रेनिंग का तरीका यही है, आई टेल यू माई एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज, और उसी में आप सीख जाएंगे कि भाई क्या करना है क्या नहीं। मैं आपको डूज एंड डोंट्स कितना भी बता दूं यहाँ,
चैप्टर पूरा लिख के कि आप ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, आप यहाँ से निकलते भूल जाएंगे और फिर वही जब वीडियो पे नहीं माने लोग तो टेक्स्ट पे कहाँ मानेंगे। लेकिन यदि मैंने कहानी बता दी तो कहानी बैठ गई, वो फिर वैसा क्राइम आपके संग नहीं होगा, यू विल बी प्रोटेक्टेड। नोएडा एक्सप्रेस वे है तो उस पर लोग कहते हैं कि साहब जब नोएडा एक्सप्रेस पे गाड़ी चलाए तो संभाल के चलाना, वहाँ पे कांड हो जाता है। तो मैं किसी को कितना भी बताऊं कि संभाल के चलाना, वो कहेगा यार क्या संभाल के चलाना, संभाल के चलाता हूँ उसमें मैं क्या ऐड कर दूं, देयर इज नो वैल्यू, राइट। पर मैसेज तो ये जाता है कि डोंट डू दैट, संभाल के चलाना। उसको मैसेज तब पास होगा जब मैं कहूँ कि जब नोएडा एक्सप्रेस पर गाड़ी चलाओ और अचानक आपके विंडशील्ड पे आके कुछ टकराए तो अपना वाइपर ऑन मत करना, क्योंकि वो एग फेंका होगा किसी ने। जैसे आप वाइपर ऑन करोगे वहां पे फ्रॉग जम जाएगा, उसके बाद ब्लाइंड हो जाओगे आपके स्क्रीन, आप गाड़ी रोकोगे, बगल से वो गन लगाएगा और लूट लेगा। अब उसको समझ आएगा क्या नहीं करना है। संभाल के चलाने से कुछ मैसेज पास नहीं होता। तो जब तक आप पूरा स्टोरी नहीं कन्वे करेंगे आप नॉलेज नहीं पास कर सकते। और क्राइम इतनी तेजी से इवॉल्व हो रहा है, जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए है कि मोडस ऑपरेंडी हर दिन बदल रही है, इतना फास्ट। तो इसलिए आई थिंक रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एफर्ट। तो मैं आपको अगली चीज बता रहा था कि ओटीपी चुराने के 2-3 तरीके भी इस सेशन में डिस्कस करते हैं, ताकि आपको लग जाए कि हाँ चीजें हो जाती। पहला तरीका है, उसका नाम है कॉल मर्जिंग टेक्निक। कॉल मर्जिंग टेक्निक कैसे काम करती है? जैसे कि नवदीप जी मान लो मेरे मित्र हैं और इनको एक फोन आता है और वो फोन पे कहता है कि नवदीप जी, अमित जी ने मुझे आपका नंबर दिया है, मैं आपको एक इवेंट में बुलाना चाहता हूँ, एक पावर सिस्टम्स के ऊपर कोई इवेंट है या सेविंग के ऊपर, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर है, आप आइए प्लीज़, अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो ये बातचीत शुरू कर देंगे। इनको लगेगा कि अमित ने नंबर दिया, कुछ क्रेडिबल आदमी होगा। थोड़ी देर 20 सेकंड की बातचीत किया तो बोलेगा नवदीप जी, वो अमित जी इज ऑल्सो कॉलिंग यू, आपको कॉल आ रहा होगा अमित जी का, आप एक काम कीजिए, मर्ज कर दीजिए तो हम तीनों आपस में बात कर लेंगे। तो इनको एक कॉल आ रहा होगा, ये नंबर देखेंगे, यार ये अमित जी का तो नंबर नहीं है, नहीं वो उनका वीआईपी नंबर है, आप मर्ज कीजिए ना, आप बात करते हैं। तो मर्ज कर देंगे। जैसे ये मर्ज करेंगे इनके अकाउंट से पैसे जाएंगे, या इनका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, या इनका फेसबुक या गूगल हैक हो गया तो आपको पता है कि कितनी ज्यादा मुसीबतें आपकी जिंदगी में आ सकती हैं। क्यों हुआ ऐसा? कुछ कैच कर पाए आप लोग? ऐसा क्यों हुआ कि इन्होंने सिर्फ कॉल मर्ज किया, ना ओटीपी दिया किसी को, ना कोई क्यूआर कोड स्कैन किया, ना लिंक किया, इन्होंने 2 कॉल आए और उनको मर्ज कर दिया, बस खेल खत्म, नहीं पैसे निकले। गैस कर पाया ऐसा क्या? और उसमें कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं हुई है, नहीं है ना। तभी मैं कहता हूँ कुछ भी आप जिसको नहीं पता उसके संग जब होगा तो कोई भी हो सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हमें कोई डिफरेंस नहीं है क्रिमिनल के लिए। होता क्या है सर, क्या पहले जो ओटीपीज एसएमएस पे आते थे आजकल कॉल पर आते हैं। यू हैव एन ऑप्शन टू गेट इट ऑन कॉल, आपके पास एक ऑप्शन है। व्हाट्सएप का ओटीपी आप कॉल पे मंगा सकते हो, कॉल आता है। बैंक का ओटीपी आप कॉल पे मंगा सकते हो, कॉल आता है। फेसबुक का ओटीपी कॉल पे मंगा सकते हो, गूगल का ओटीपी कॉल पे मंगा सकते हो। तो वो जो दूसरा कॉल आया उनको, नवदीप जी को मेरे नाम लेकर के अमित जी का कॉल है, वो मेरा कॉल नहीं था, वो ओटीपी का कॉल था। इन्होंने कॉल मर्ज कर दिया, जैसे ही मर्ज करेंगे तो क्रिमिनल ने वो ओटीपी सुन लिया, उसने अप्लाई किया, वो तो रेडी बैठा था अप्लाई करने, उसने अप्लाई किया, तब खेल हो गया। उनको लगा ये अमित क्या नंबर बोल रहा है, तब तक तो निकल गया। तो इतनी आसानी से ओटीपी चला जाएगा भाई। और जिसके लिए हम बोलते हैं कि ओटीपी शेयर मत करना, अरे कौन शेयर करता है ओटीपी? आज तक कभी ऐसा हुआ कि आपसे ऐसे ओटीपी मांगा जाए कि आप मैं जरा ओटीपी बताना? हाँ लिखिए ना। ओला उबर के अलावा किसी ने ऐसे मांगा फाइनेंशियल फ्रॉड में? फाइनेंशियल फ्रॉड, और हम बता क्या रहे हैं लोगों को ओटीपी मत शेयर करो, अरे कौन शेयर कर रहा है? कुछ तरीका होता है ओटीपी उड़ाने का, उससे उड़ाता है। अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पीछे सर ने किसी ने जिक्र किया था कि बिना पासवर्ड और ओटीपी दोनों यूज किए बिना पैसा नहीं निकल सकता। भाई ओटीपी चलो उसने ले लिया, पासवर्ड कैसे पता था उसको? पासवर्ड तो नहीं बताया। इतने फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस हो रहे हैं, आप सारी एफआईआर देख लो, सारी कंप्लेंट देख लो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि विक्टिम से पासवर्ड मांग लिया। कभी ऐसा नहीं होता कि वो कहे कि फलानी जगह से बोल रहा हूँ, जरा अपना बैंक का पासवर्ड। अच्छा हाँ लिखो ना प्लीज।
अच्छा ये है, अच्छा @AT है, स्मॉल AT है, कैपिटल है। यदि मैं कुछ भी पासवर्ड आपको कन्वे करूंगा तो इट विल टेक 2-3 मिनट्स। मैं वाईफाई का पासवर्ड ही आपको बताऊंगा तो भी 2-3 मिनट लग जाएगा, क्योंकि आप कई बार पूछोगे यार ये छोटा है, बड़ा है, लेटर @ है, ये AT है। तो पासवर्ड तो कोई मांगता नहीं, कोई क्रिमिनल इतना रिस्क नहीं लेता कि आपसे पासवर्ड मांगे। तो पैसे कैसे निकल जाते हैं? वो तो OTP लेता है सिर्फ। सोचा किसी ने एक भी केस ऐसा कि जिसमें पासवर्ड मांग रहे? और ये मैं वो तरीका बता रहा हूं कि आज के बाद यदि किसी के पैसे निकल गए तो पैसे वापस कैसे आए, जो इंडिया में और कोई नहीं बता सकता। पैसे वापस लाने का तरीका, क्योंकि जो RBI की गाइडलाइन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वो कहती है कि 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट से पैसे निकल गए फ्रॉडुलेंटली, 3 दिन के अंदर आप बैंक को इन्फॉर्म कर दो, तो बैंक इज लायबल टू पे यू बैक एवरीथिंग 100%। 3 दिन के अंदर आपने इन्फॉर्म किया, बैंक आपको पूरा पैसा लौटाएगा। लेकिन उसमें कैच ये है कि गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। यदि गलती आपकी है तो बैंक की लायबिलिटी नहीं है, फिर लायबिलिटी आपकी, क्योंकि यू डिड इट। पर गलती तो विक्टिम की होती है, 100% टाइम गलती विक्टिम करता है, उसका पैसा कभी वापस नहीं आता। अब प्रोसेस क्या होता है इसमें कि किसी के अकाउंट से पैसे निकले, उसने बैंक को फोन किया 3 दिन के अंदर, RBI की गाइडलाइन फॉलो की, साहब ऐसा हो गया, मैंने ट्रस्ट कर लिया, वो QR कोड दिया था, लिंक क्लिक कर दिया, यूपीआई कर दिया, पैसे निकल गया, प्लीज मुझे वापस करा दीजिए, मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, ब्लॉक कर दीजिए, सारी रिक्वेस्ट करेगा। वो 1930 पर भी कॉल कर देगा, वो www.cybercrime.gov.in पर भी कंप्लेन कर देगा। बैंक उसकी बड़े आराम से सुनेगा, कहेगा ठीक है हम प्रोसेस कर रहे हैं, वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, डोंट वरी, वी विल। आप एक काम कीजिए, आप एक कंप्लेन पुलिस में कीजिए, और पुलिस की जो कंप्लेन की कॉपी वो हमें भेज दीजिए। आप भागते हुए पुलिस थाने जाओगे, पुलिस किसी तरह वो भी नहीं ले रहा होगा, वो भी भाव खाएगा, तो आप इस तरफ से कंप्लेन की कॉपी ले आओगे, वो भी दे दोगे, साहब चलो इससे ही पैसा आ जाएगा। तो कहेगा एक काम कीजिए, आप एक ऑनलाइन कंप्लेन कर दीजिए www.cybercrime, वो भी कर दोगे आप। आपका एक हफ्ता पूरी तरीके से वेस्ट है बैंक। उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी कि वी हैव इन्वेस्टिगेटेड योर केस, वी फाउंड इट वाज योर मिस्टेक, सो वी आर नॉट लायबल टू पे यू एनीथिंग, थैंक यू सो मच, लव यू, प्लीज कीप कंटिन्यूइंग योर अकाउंट विद अस, हैव अ साइबर सेफ वर्ल्ड। आपको यार इसमें पूरी मेल में ऐसा क्या लिखा है जो इन्वेस्टिगेशन किया इसने? भाई मैंने ही बताया था इसको कि मेरी गलती, इसने बताना चाहिए था मेरा पैसा किसके अकाउंट में गया, उसके बाद कहाँ गया, उसके बाद कैसे, कुछ तो किया नहीं इसने, मनी ट्रेल तक नहीं दिया मुझे। एक स्टैंडर्ड ईमेल का फॉर्मेट है, वो आ जाता है सबको, केस खत्म, गलती मेरी तो मैंने मानी थी, मैंने बताया था, ये होता है। अब देखिए इसी लॉ को मैं ऐसे घुमा और लायबिलिटी चेंज हो जाएगी। यदि विक्टिम बैंक को ना बताए कि उस दिन क्या हुआ था, सिर्फ बोले कि मेरे पैसे निकल गए और मुझे नहीं पता साहब कैसे निकले, आप इन्वेस्टिगेटर हो, आप करो, इन्वेस्टिगेट करिए, ढूंढ, तो बैंक घबरा जाता है। आपको 10 कॉल आएंगे एक दिन, नहीं कुछ हुआ होगा, आपने कोई लिंक किया होगा, नहीं आप पता ही ना कुछ हुआ, आपको साहब मुझे कुछ नहीं पता, मेरे अकाउंट से क्या आपने खुद ही काम कर दिया, मुझे OTP आया, वो OTP मेरे फोन में होगा सर, मैंने तुरंत यूज किया। बैंक की जो टीम है उसको इंस्ट्रक्शन दिए गए, आप किसी तरह उसे कहलवा लो कि उसने किया, बस आप मना करते हो। अच्छा बैंक के पास कोई इन्वेस्टिगेशन राइट नहीं है, नाइदर दे कैन आस्क योर फोन नॉट दे कैन टेक योर सीडी, वो सिर्फ आपसे बात कर सकते हैं। यदि आपने स्टैंड ले लिया तो ले लिया, इवेंचुअली वो आपका पैसा वापस कर, यदि मान ही नहीं रहा, हाँ जी बैंक आपसे इन्वेस्टिगेशन करवा देगा, नहीं करवा पाएगा। मैं आपको इसकी आगे कहानी बताता हूँ, अभी आधी कहानी पूरा मजा है उसकी। मैं 350-400 करोड़ रुपए वापस करा और एक बंदे का 188 करोड़, एक ही बंदे। तो ये जो फॉर्मूले मैंने निकाले वो ऐसे नहीं निकले, बहुत धक्के खाके गालियाँ खाके के साथ हेल्प ही नहीं कर पा रहे हो आप, क्या करेंगे हम। तो मैंने समझने की कोशिश की इसमें गैप्स। यदि विक्टिम ने मान लो बता दिया, यदि विक्टिम नहीं बताएगा तो उसके पैसे गारंटीड वापस आए। यदि उसने बता दिया कि साहब ऐसा ऐसा हुआ तो फिर मैं विक्टिम से बोलता हूँ कि तुम एक कंप्लेन करो पुलिस में, ये थाना मैं आईओ से बात कर, और आईओ से कहूँगा कि एक पेज की रिपोर्ट बनाइए, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, और उसमें लिखिए जो है सच लिख दीजिए कि साहब वी हैव इन्वेस्टिगेटेड दिस केस एंड वी फाउंड कि विक्टिम ने क्रिमिनल केस में OTP शेयर कर दिया, उस वजह से पैसे गए, लेकिन विक्टिम ने अपना पासवर्ड शेयर नहीं किया था। विक्टिम से मेरी बातचीत में क्लियर हुआ है कि उसने पासवर्ड दिया ही नहीं, और पासवर्ड सिर्फ 2 लोगों को पता था, या तो बैंक को
या विक्टिम ने दिया नहीं है, तो बैंक बताए कैसे क्या लायबिलिटी किसकी है कि नहीं? इतनी सी चीज नहीं पता लोगों को। यदि मैं ये घुमा दूं, मैंने किया ऐसा बार बार, तो ऑन रिकॉर्ड बताऊं, क्योंकि गलती सिर्फ एक ही नहीं है। हमें सिर्फ होता क्या है कि जैसी कांड होता है, हमें जहां गलती किसी की थी हम सब उसको एक करते हैं, सारी गलती, पर कई सारी गलतियों के बाद एक क्राइम होता है। इससे पहले कि आपने वो गलती की थी, 2 गलतियां और हो चुकी, और वो पहली गलती थी कि बैंक से डेटा चोरी हुआ था, या जो भी इंश्योरेंस कंपनी है या जहां से भी फ्रॉड हुआ, सम डेटा वाज स्टोलन फ्रॉम दैट अकाउंट एंड वाज शेयर्ड विद यू। आपको कोई भी क्राइम आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उसने आपके बारे में कुछ ना बताया हो वो क्राइम। वो पहले बता, आपका इंश्योरेंस नंबर ये है ना, आपने इस टाइम तो अपना प्रीमियम दिया था ना, अच्छा आपका डिविडेंड आया हुआ, आप भाई नहीं, आप बताइए, तो क्या करें इसको? फिर नल एंड वाइड करते, नहीं लेंगे, हाँ तो मैं फॉलो करता हूँ, प्रोसेस बताता हूँ। He knew many of your things, right? वो इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची उसके पास? यदि मैं सवाल उल्टा पूछना शुरू कर दूं कि पहले ये बताइए कि वो डेटा कैसे गया, तो लायबिलिटी सामने वाले की बनी। अभी जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है, ये बहुत हेल्प करेगा। उसमें क्लियरली लिखा है कि अब इससे पहले क्या था, डेटा यदि चोरी हो गई गया तो आपकी पेनल्टी नहीं लगा सकते थे। क्या क्वेश्चन करोगे, हो गया चोरी? अब क्या है कि डेटा चोरी होगा तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप चोरी कर ही नहीं, होने ही नहीं दोगे, और हो गया तो पेनल्टी दो। तो चाहे वो बैंक हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो सिक्योरिटी गेट का मोबाइल नंबर लेने वाला व्यक्ति हो, कोई भी हो, यदि किसी की भी इंफॉर्मेशन से आपको कॉल आ गया उस इंफॉर्मेशन की चोरी होने से, एंड somebody built a trust with you and committed something, they will be penalized and you will get your dues. तो लायबिलिटी का गेम थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति है, इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में आते हैं, उनका मुझे फोन आया, अमित जी मेरे 188 करोड़ रुपए निकले। अच्छा, उन्होंने जो पहले मैसेज आएगा, आई नीड योर हेल्प इन ए स्मॉल मैटर, तो मैं भूल गया। फिर अगले हफ्ते का फोन आया कि साहब आप तो मेरा फोन ऐसे जवाब ही नहीं देते। सर आप कौन सा मैसेज? तो था, आपने बोला था स्मॉल मैटर है तो इग्नोर कर दिया होगा, लेकिन मेरा 188 करोड़ निकल गया है। तब तक मुझे पता नहीं था कि ये इनके लिए स्मॉल ही है। मैंने कहा सर 188 करोड़ निकल गया, आप मुझे स्मॉल क्यों बोल रहे हो? बोले वो जर्मनी के अकाउंट से निकला, और पिछले फरवरी से मई के बीच में 8 ट्रांजेक्शन में निकला। मैंने कहा आपने किसी से इन्वेस्टिगेशन कराया? बोले हाँ, हमने एक इजराइल की कंपनी को एंगेज किया था, उन्होंने हमसे एक मोटी फीस ली, इन्वेस्टिगेशन किया और कंक्लूड कर दिया कि हमारे सीईओ का ईमेल आईडी हैक हुआ था। सीईओ के ईमेल से ईमेल जाते थे बैंक को, और बैंक वो रिक्वेस्ट फॉलो करता था, जो रिक्वेस्ट पेमेंट की जाती थी कि वैसे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो, अकाउंट में कर दो, कर देता, क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल। अच्छा, कैसे हैक हुआ था सीईओ का ईमेल आईडी? वो तो उन्होंने बताया नहीं, उनका हैक था और वहाँ से ईमेल गई। मैं तो मैंने कहा एक बार मैं भी इन्वेस्टिगेट कर। तो जब मैंने उनसे इन्वेस्टिगेशन के लिए लैपटॉप मांगा, मोबाइल फोन मांगा, तो चीज़ें कुछ और ही निकल ली शुरू। उनके साथ वो लैपटॉप तो किसी और को साइन कर दिया। मैं कमाल करता हूँ, केस कंक्लूड हुआ नहीं, आपने लैपटॉप किसी और को दे दिया। टीम से पूछा, बोले वो इसलिए दे दिया क्योंकि उनमें बहुत सारे ऐसा डेटा था कि कल के दिन पुलिस मांग लेती तो उल्टा पड़ जाता। तो इससे पहले आपने वो लैपटॉप किसी और को दे दिया। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रहा हूँ। जब क्राइम होता है तो आधे क्राइम इसलिए इन्वेस्टिगेट नहीं होते कि सपोर्ट नहीं मिलता। अब सपोर्ट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उस क्राइम से पहले भी बहुत सारे छोटे छोटे क्राइम हो चुके होते हैं। हर आदमी, इसमें आपसे कहूँ अपना फोन देना, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, तो पहले ही अपना फोन नहीं दोगे यार, मैं नहीं देता अपना फोन, ये वाला छोड़ दो, आप ये वाला क्राइम हो जाने दो। ये बहुत बड़ी मुसीबत होती है जब मैं हेल्प करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा लैपटॉप तो मिला नहीं था मुझे, मैंने कहा मोबाइल फोन दिलाइए। वो प्रोसेस नहीं है जो यूरोप का मामला था, क्या मोबाइल फोन मांग नहीं सकते बिना क्रिमिनल ऑफेंस के? वो भी नहीं मिला। तो मैंने कहा मुझे ईमेल लॉग दिला दीजिए, कुछ तो दे दो इन्वेस्टिगेशन के लिए। ईमेल लॉग मतलब ईमेल कौन कौन सी आई, क्या क्या, तो उसने वो दिया। जब ईमेल लॉग आया तो मैंने उसमें नोटिस किया कि सीईओ का ईमेल आईडी हैक हुआ था। कैसे हैक हुआ था? कि एक फिशिंग ईमेल आई थी। फिशिंग ईमेल भी नो, क्या आपको वार्निंग आ गई पुलिस से या गूगल से कि आपका अकाउंट कहीं और से लॉगिन हो रहा है, यहाँ पे वेरीफाई कीजिए कि आप ही हो वो कि नहीं हो। आपने वो लिंक क्लिक कर दी, लॉगिन पासवर्ड दे दिया,
तो पासवर्ड क्रिमिनल के पास पहुंच गया। तो कोई भी धमकाने वाली ईमेल है यूट्यूब से आ गई तो आप फॉलो कर लेते हैं। ये तरीके हैं फिशिंग के, डरा के, लालच दे के आपसे लिंक क्लिक करा के पासवर्ड मांगे। तो एक फिशिंग ईमेल आई थी और उसमें उनका पासवर्ड चला गया था, विच वाज क्लियर। सो सीईओ का ईमेल आईडी हैक तो था, पर एक बड़ी अजीब सी चीज मैंने नोटिस की कि सीईओ के ईमेल से तो ईमेल गई, 8 ईमेल गई, पर उसी बीच बैंक से भी करीब 6 ईमेल आई सीईओ को विद अ बैंक स्टेटमेंट, और उस बैंक स्टेटमेंट में हमेशा लिखा जाता था कि 40 मिलियन पाउंड आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, क्लियर बैंक स्टेटमेंट। मतलब इनके अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं और जो बैंक स्टेटमेंट आ रहा है उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें हमेशा 40 मिलियन पाउंड का बैलेंस आ रहा है। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये बैंक स्टेटमेंट की ईमेल कैसे? तो वो देखना शुरू किया, उसके ईमेल के हेडर एनालिसिस किए तो पता पड़ा कि ईमेल जर्मनी से आई नहीं है, ये ईमेल तो यूएस से आई। इसका मतलब किसी ने बैंक की ईमेल स्पूफ की और एक सर्वर यूएस में सेटअप करके वहां से उसके नाम से ईमेल भेजी। डू वी नो स्पूफ ईमेल? ईमेल स्पूफिंग के बारे में जानते नहीं? ईमेल स्पूफिंग इज अ टेक्निक थ्रू व्हिच आई कैन सेंड एन ईमेल फ्रॉम योर ईमेल आईडी टू एनीबॉडी। एग्जैक्टली आप ही की ईमेल से भेजूंगा, चाहे वो जीमेल हो चाहे ऑफिशियल ईमेल आईडी हो, मैं भेज सकता हूं, क्योंकि ईमेल सर्वर की वल्नरेबिलिटी से जो टेक्निकल है आप में से बहुत सारे लोग समझते हैं, और ये पॉसिबल है। अब उसमें यदि आप गौर नहीं करते हेडर जहां से वो आ रही है उसमें ऊपर लिखा था ऑन बिहाफ ऑफ दिस, तो अक्सर लोग तो सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर देखते हैं, ईमेल देखते हैं और बस ट्रस्ट कर लेते हैं, इसके बियॉन्ड हेडर कौन देखता है? तो बैंक की ईमेल से ही 6 ईमेल उसको आई विद बैंक स्टेटमेंट जिसमें लिखा गया था कि 40 मिलियन पाउंड उसके अकाउंट में पड़ा हुआ है। बस यही मेरा विनिंग कार्ड बन गया। जब ऑनलाइन हियरिंग हो रही थी जज के साथ, तो मैंने जज से आर्गुमेंट करना शुरू किया। मैंने कहा साहब बैंक का बिजनेस ट्रस्ट का बिजनेस है, बैंक में हम ट्रस्ट करते थे तो अपने हार्ड एंड मनी उसको दे देते हैं, उसके ईमेल से मुझे एक ईमेल आती तो मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा उसको? तो करूंगा ना। अब ये तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसा ना होने दे। तो जज ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बैंक का ईमेल डीमार्क कंप्लाइंट नहीं था। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट डीमार्क कंप्लायंस? डीमार्क कंप्लाइंट पता है सबको? लिख लीजिए। नंबर 1, ईमेल सिक्योरिटी के लिए कि वो आपका ईमेल स्पूफ ना हो, उसका डीमार्क कंप्लाइंट होना जरूरी है। तुमने कहा अच्छा ईमेल डीमार्क कंप्लाइंट यदि नहीं है और स्पूफ हो जाता है तो आप कर सकते हैं इसको? हाँ कर सकते हैं। बोले ठीक है, आप मुझे बैंक की ईमेल से ईमेल भेज के दिखाइए। तो हमने अगले 2-3 घंटों में बैंक की ईमेल से ईमेल जज को भी भेज दी, दोनों लॉयर्स को भी भेज दी, सॉलिसिटर्स को भी भेज दी। थोड़ी देर बाद जज ने डिसीजन पलट दिया, कहता बिकॉज बैंक सर्वर ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लाइंट नहीं और उससे एक ईमेल जाके ट्रस्ट बिल्ड हो जाता तो सारी लायबिलिटी है। उससे पिछली हियरिंग में डिसीजन हो चुका था कि लायबिलिटी इनकी है और गलती इनकी, इनके सीईओ का ईमेल आईडी हैक हुआ, इनको एक पैसा नहीं मिलेगा। और इस बीच में जो आर्गुमेंट का टाइम था 4-6 घंटे थे, इस बीच में बैंक से हमारे पास इतने कॉल आ गए कि साहब आधी गलती आपकी आधी हमारी है, 50-50 कर लेते हैं। मैंने अपने क्लाइंट बोला ना तो 50-50 जब तो पूरा लेंगे, अब तो लायबिलिटी का गेम हो गया। लायबिलिटी आप यदि तय करना सीख गए तो फाइनेंशियल फ्रॉड में हमेशा वापस ला सकते हैं। बस आपको थोड़ा एक कदम पीछे जाना होता है। ये गलती हुई मान लिया, पर इस गलती से पहले भी कोई गलती जरूर हुई होगी। यदि आप उस गलती तक पहुंच गए तो लायबिलिटी उसकी। क्लियर? मेक सेंस? रीड किया था कि कई बार आपको पास ब्लैंक एसएमएस आता है, उसमें इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क्स होता है, तो कहते हैं अगर आप उस एसएमएस को खोला तो आपको फोन हैक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ कि ऐसा टाइम्स मेरे को भी ऐसा मैसेज आया, मैंने खोला था। हर फोन नहीं होता। एक्चुअली फोन के अंदर एक वल्नरेबिलिटी थी, एसएमएस इनबॉक्स की एक वल्नरेबिलिटी थी जो अभी फिक्स हो गई है एंड्रॉइड का, अभी 1-1.5 महीने पहले तक थी। यदि आपने अपना अपडेट कर लिया होगा तो नहीं होगा, अदरवाइज यदि अपडेट नहीं होगा तो हो सकता है। उसमें क्या होता है आईओएस में नहीं, मेरे को वही नहीं आता। हाँ तो उसको पता नहीं होगा कि आप आईफोन यूज कर रहे हो। एंड्रॉइड की एक एसएमएस इनबॉक्स की वल्नरेबिलिटी, इसी तरह से आईओएस में ईमेल में थी वल्नरेबिलिटी। यदि ईमेल अटैचमेंट आप खोलोगे तो आईफोन हैक हो सकता है। तो ये हर तरह की वल्नरेबिलिटी ना आती रहती है।
जैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आपने अपने फोन को खोलना है और एक लिंक खोलना है privacy.net/analyzer, privacy.net, यहाँ लिख देता हूँ बड़ा, इससे पहले कि privacy.net/analyzer, ZER लिखना, SER मत लिखना है एनालाइजर का। ये आपने ब्राउजर अपना मोबाइल पर खोलना है, क्रोम में जो भी आपका है सफारी, और उस पर लिखना है privacy.net/analyzer, एक पेज खुल जाएगा। उस पेज को स्क्रॉल करेंगे तो नीचे स्टार्ट टेस्ट करके बटन आएगा, ये वाला पेज खुलेगा। इसके स्टार्ट टेस्ट बटन को आप क्लिक करोगे, ये वाला बटन, इसको क्लिक करोगे तो ये लिंक कुछ इंफॉर्मेशन आपके फोन से चुरा के आपको दिखाना शुरू कर देगा। और इस इंफॉर्मेशन को चुराने में इसने कोई परमिशन नहीं मांगी आपसे, कोई परमिशन नहीं, ये तो कोई भी लिंक कर सकता है। जितने लिंक आप दिन भर में खोलते हैं, न्यूज लिंक है, यूट्यूब लिंक है, फेसबुक लिंक है, कोई भी लिंक है, इतनी इंफॉर्मेशन तो वो चुरा ही लेगा। क्या क्या इंफॉर्मेशन चुराई उसने? उसका आपका आईपी एड्रेस ले लिया, ये मेरा आईपी एड्रेस है, ये IPv4 है, IPv6 है, वेरी गुड। IPv6 यदि किसी का आपके पास है तो इसका मतलब है आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जानते हो, आप उसकी एग्जैक्ट क्रिएटिविटी जानते हो। जितने क्राइम मैं सॉल्व करता हूँ, हमारे और क्रिमिनल के बीच में बस यही लड़ाई होती है, वो अपना आईपी एड्रेस छुपा रहा होता है और मुझे उसका आईपी एड्रेस चाहिए। यदि मुझे उसका आईपी एड्रेस मिल गया एक टाइम का, तो मैं उसके पिछले 15 साल की कुंडली खोल कर दूंगा सामने कि कब ये कहाँ था, क्या कर रहा था, किसके साथ था, सब कुछ वो तो फिर खुल ही जाएगा। फिर तो मैं चेन बनती चली जाएगी, मुझे उसकी आइडेंटिटी क्लियर हो गई, ये है, फिर तो इंटरमीडिएट के बाद डेटा भरा पड़ा है। आपके फोन में 70 ऐसी एप्लीकेशन है ऑन एन एवरेज जो आपका डेटा उड़ा देंगे, जब बस उनमें से किसी एक को पकड़ना है। तो जैसे ही आपका आईपी एड्रेस मिलता है, आपकी लोकेशन, आपका सिम कार्ड का टाइप, वोडाफोन मेरा सिम का टाइप है, आपका ये लिंक आपने कहां खोला, लैपटॉप पे खोला, मोबाइल पे खोला, विंडोज पे खोला, मैक पे खोला, आईफोन पे खोला, एंड्रॉइड पे खोला, ये आपने देखना लगेगा। मैंने विंडोज लैपटॉप पे खोला, मेरा रेजोल्यूशन 116 है, मेरा क्रोम का वर्जन 116 है, मेरा रेजोल्यूशन ये है स्क्रीन का, और मेरी लैपटॉप की बैटरी 80% चार्ज। आपके केस में आपके फोन की बैटरी कितनी चार्ज है, ठीक है, 90% चार्ज है। वो इस वेबसाइट ने जो आईपी एड्रेस वर्सेस मैपिंग कर रखी है ना लोकेशन की, वो ठीक नहीं है, ये जो मैपिंग ठीक है। तो इसके लिए आपकी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो आप एक वेबसाइट यूज करो, ip2location.com। क्या करेंगे, ip2location.com, यहाँ पे वो आईपी डालोगे तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन, क्योंकि वो डेटाबेस अपडेट नहीं किया privacy.net वालों ने। पॉइंट, तो आपका आईपी एड्रेस करेक्ट, आईपी एड्रेस मुझे मिल गया तो मैं लोकेशन तो ऑपरेटर से मांगूंगा ना, मुझे इस वेबसाइट से पता चाहिए। पॉइंट इज कि आपकी एक क्लिक से इतनी इंफॉर्मेशन सामने वाले को चलेगी। अब इसमें से हर इंफॉर्मेशन आपके खिलाफ यूज है, आपके फोन को हैक करने की हर इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने कहा कि बैटरी स्टेटस, अभी 4-5 हफ्ते पहले जी बिजनेस में मैंने एक कैंपेन चलाया। मैंने ऐसे ऑडियंस में से लोग बुलाए, एक जिसके पास आईफोन है, एक जिसके पास एंड्रॉयड फोन, और फिल्म सिटी से ओला उबर बुक करना शुरू किया एयरपोर्ट के लिए, नोएडा फिल्म सिटी से। तो आईफोन से बुक किया तो उसने हमेशा मुझे 20% ज़्यादा फेयर दिखाया, और एंड्रॉयड से बुक किया तो उसने 20% कम फेयर दिखाया। बार बार बोला हाँ भाई अब तुम आ जाओ ऐसे करके, लाइव और यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। फिर मैंने 2 एंड्रॉयड फोन मंगाए, मैंने कहा 2 एंड्रॉयड फोन लिखा, एक एंड्रॉयड फोन जो 20% और कम चार्ज है, और एक एंड्रॉयड फोन जो 80% और ज्यादा चार्ज। तो जो फोन कम चार्ज था, जो 20% से कम चार्ज था, उसने हमेशा मुझे ज्यादा फेयर दिया, 15-20% ज्यादा। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन आपकी चुपचाप चली जाती है ना, वो आपके खिलाफ नहीं होती। आईफोन वाले 15-20% ज्यादा फेयर दे रहे हैं, सिर्फ ओला उबर को नहीं, और भी जगह जहां पे भी आप ऑनलाइन कर रहे हो, इनको पता है, इनको फर्क नहीं पड़ेगा 100-150। तो और भी तरीके हैं, जैसे कि ये लोग क्या करते हैं, एयरपोर्ट से आप कैब बुक करोगे तो हमेशा ज्यादा फेयर दिखाएंगे। आप रोड क्रॉस करके उस साइड आ जाओ तो कब करते हैं, 5 स्टार होटल की लॉबी से करो, हमेशा 20% ज्यादा फेयर है। अब होटल से निकले, रोड क्रॉस करके फिर करो, हर चीज जो आपकी है
वो आपके बारे में कुछ नहीं बता रही है और उसको आपके खिलाफ यूज कर रही है। तो जब मैंने शो चलाया तो ओला उबर की ईमेल आ गई मुझे कि सर ये क्या कर रहे हो आप, ये कोइंसिडेंस होगा, यू कांट डिफेम अस लाइक दिस, प्लीज स्टॉप दिस शो, हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये वो करेंगे। तो मैंने अगले दिन फिर शो चलाया। मैंने कहा मैं कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, मैं तो ना बोल रहा हूँ कि आप कुछ गलत कर रहे हो, मैं कह रहा ऐसा हो रहा है। मैंने कुछ नहीं बोला कि गलत ऐसी है, कुछ स्टेटमेंट है, ये तो आप बोलोगे। तो दूसरे दिन रात में उनकी ईमेल आ गई, सॉरी सर इट वाज ए बग, वी विल फिक्स इट, प्लीज डोंट रिपीट द शो। मुझे लगा ये मानेगा नहीं, करता रहेगा। और उसको गलत कैसे साबित करोगे आप, जो मैं तो सामने दिखा भाई कोई जादू ढूंढना है। तो ये कोई बग तो होगा नहीं, ये बग हो सकता है, सबको पता है। और ये अकेला ये लोग नहीं कर रहे, जितने ई कॉमर्स का गेम चल रहा है वो सब आपका डेटा पहले पढ़ते हैं और उसके हिसाब से आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं। एक इंफॉर्मेशन आपने देखी होगी इसमें, क्रोम का वर्जन देखा था, क्रोम ब्राउजर का वर्जन क्या था मेरा, 116 था। हाँ जी 116 है। आप में से किसी का इससे नीचे वाला है वर्जन, 116 से नीचे हो? 111 है। और बताइए किसी का? तो अभी तीन महीने पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी सॉरी, उनका ट्विटर हैंडल हैक हो गया, सीएम ऑफिस यूपी। रात के 11:30 बजे मुझे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का फोन आया, हमें जी ट्विटर हैंडल हैक हो गया, किसी ने वो प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर दिया और उसमें बिटकॉइन रिलेटेड ट्वीट्स हो रहे हैं, आधे घंटे के अंदर 500 ट्वीट हो रहे हैं। देख लीजिए सर, मैं देखा 15-20 मिनट बाद रिकवर कर दिया उसने। और हमारा इंटेंशन था कि अरे पता करें हैक कैसे हुआ, तो मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। To the person who was managing his social media handles, he logged into all his accounts through his laptop. He was also using his WhatsApp on the same laptop. He received a link on WhatsApp, clicked that link, and his all sessions were hijacked. Session hijacking. कितने लोग जानते? कोई नहीं आता? Session hijacking क्या होता है? एक लिंक क्लिक करके आपका सेशन हाईजैक किया जा सकता है। और सेशन हाईजैकिंग है क्या? सेशन हाईजैकिंग इज अ मेथड थ्रू व्हिच आई कैन लॉग इन टू योर अकाउंट विदाउट नोइंग योर पासवर्ड। आई डोंट नीड योर पासवर्ड, स्टिल आई कैन लॉग इन टू योर अकाउंट। ये कैसे होता है? जब आप फेसबुक पर, ट्विटर पर, गूगल पर लॉग इन करते हैं लैपटॉप पर, जिसमें अभी यहाँ पे facebook.com लिख लूँ तो ऑटोमेटिक लॉग इन हो जाएगा, देख सकते हैं। जैसे पासवर्ड नहीं मांगता ना, वो जैसे मैंने लिखा twitter.com, तो इसने ट्विटर पर लॉगिन कर दिया मुझे। क्यों? पासवर्ड नहीं मांगा, क्योंकि इसको जब मैंने पहली बार लॉगिन किया होगा तो इसने मुझे एक सेशन आईडी दिया होगा। वो सेशन आईडी होता है एक रैंडम नंबर, वो मेरे ब्राउजर में सेव हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब मैं ट्विटर को एक्सेस करता हूं तो वो देखता है कोई सेशन है क्या इसके पास, कोई लाइव सेशन, तो देखता है एक सेशन आईडी, अरे मैं इसको जानता हूं, अमित दुबे, अलाउ, no need to check the password. और वो सेशन आई कैन मेंटेन फॉर इयर्स। आई डोंट नीड टू ये पासवर्ड चेक करने, लोग अपना पासवर्ड ही भूल जाते हैं, मांगते नहीं, हो हमें याद नहीं रहता। कन्वीनियंस, सेशन आईडी से वो पहचान लेता है। पर वो सेशन आईडी जो है मैं चुरा सकता हूँ एक क्लिक पर। यदि आपका ब्राउजर वल्नरेबल है, अपडेटेड नहीं है, जैसे ये जो वल्नरेबिलिटी थी ये ब्राउजर 107 में थी, 107 जो ब्राउजर वर्जन था उसमें एक वल्नरेबिलिटी थी जिसमें यदि आप क्लिक करोगे तो आपके सारे सेशन आईडी ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करूंगा, अपने ब्राउजर में डालूंगा, रिफ्रेश करूंगा और उस सारे अकाउंट जो आपने लॉगिन कर रखे हैं मैं भी मेरे ब्राउजर में भी लॉगिन हो जाएगा। सेम जीमेल, सेम फेसबुक, ट्विटर, सब कुछ। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जीमेल लॉगिन हो गया तो क्या हो सकता है? गलती क्या है? एक लिंक की तो क्लिक कर दिया। ब्राउजर अपडेट कितने लोगों ने किया था लास्ट टाइम? आधे लोग नहीं करते हैं। और हमारा, और इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्राउजर, इट्स अबाउट ऑल अदर एप्लीकेशंस। किसी के थ्रू भी मैं घुस सकता हूँ ना। हमारे फोन में सिर्फ ब्राउजर थोड़ी ना एंट्री करने के लिए, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है। यदि फेसबुक में कोई वल्नरेबिलिटी है और आपने फेसबुक अपडेट नहीं कर रखा है तो उसके थ्रू हैक कर लूंगा आपको। तो एक जो लर्निंग समझ में आती है कि वी हैव टू कीप अवर सॉफ्टवेयर अपडेटेड, स्पेशली इन ऑफिस इन्वायरमेंट। चलो पर्सनल में आप मान लेता हूँ कोई आपका इतना बड़ा दुश्मन है नहीं कि इतना खुराफाती करे,
हम लोग सेफ इसलिए हैं क्योंकि हमारे कोई दुश्मन नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जितने ये ऊपर बैठे ना लोग, ये हर दिन इसका शिकार हो। इतने कॉल डिस्टर्बेंस, अभी मैं देखो जिसका कॉल आ रहा है, मैं नाम नहीं बता सकता, और ऐसे मिस, ये सबके संग खलल मची हुई है, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया। क्योंकि आप जैसे ही टारगेट में आ जाते हो, एक्सपोज हो जाते हो, और लोगों को पता है कि इनके संग किया जा सकता है। एक इंटर ईओ ग्रुप है, हर एक सिटी के अंदर होता है, इंटर जो बिलियनर्स होते हैं ना उस सिटी के, उनका ग्रुप होता है। जैसे दिल्ली के अंदर ईओ ग्रुप है तो उसमें करीब 70-80 लोग, ताज होटल का मालिक है, कैंटारो का मालिक है, दैनिक भास्कर के मालिक है, इस तरह के जो सेकंड जनरेशन बिलियनर्स। तो उन्होंने मुझे बोलने के लिए बुलाया, मैं गया होटल में, बोला, जब मेरी टॉक खत्म हुई तो कई सारी लेडीज ने मुझे घेर दिया, मुझे आपसे बात कर। उसमें से महिला आई कि सर मेरे हस्बैंड को मेरे सारे व्हाट्सएप पता पड़ जाता है, जो भी चैट वेट में करते हैं। मैं दिखाओ फोन, तो मैं फोन दिखाया तो उनकी कॉल फॉरवर्डिंग सेट थी। दिस इज अनदर टेक्निक ऑफ स्टीलिंग योर ओटीपी। दूसरी तरीका है जिससे आप अपना ओटीपी चुरा सकें। मैंने मैम आपकी तो कॉल फॉरवर्डिंग सेट, ये क्या होता है, कैसे होता है? क्या समझे कि देयर आर पीपल दोज आर ऑफरिंग इट एज ए सर्विस। यही लॉयर, यही जो क्रिमिनल से, भाई मैं क्रिमिनल से इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो मैं सीख रहा हूँ, मैं मोडस ऑपरेंडी, तो लॉयर्स भी तो सीख रहे हैं, उनको पता पड़ जाता है ऐसा हो सकता है, उनमें सर्विस देना भी हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता, जो टारगेटेड होंगे, जिनकी जिंदगी में खलल होगी, वो जाके वो सर्विस दे भी आएंगे और कर भी। तो कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक कैसे काम करती है? एक बिजनेसमैन अहमदाबाद के थे, लॉकडाउन के बाद वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बैठे थे और एक वीवीआईपी लॉन्च पे बैठे थे। एक खूबसूरत सी लड़की उनके पास आई, सर मेरा फोन डेड हो गया and I have to board an urgent flight so that I can inform my parents to send me pick up. Can I use your phone please? अब कौन इतना निष्ठुर होगा जो मना करेगा? उन्होंने अपना अनलॉक किया, आईफोन दे दिया, कर लो। उन्होंने एक नंबर डायल किया, *62* मोबाइल नंबर हैश कोड, ये डायल करके एक्टिंग की कि भाई मैं बात कर रही हूँ, और फोन वापस कर दिया। भाई साहब उसके बाद फ्लाइट में बोर्ड कर गए। 2 घंटे बाद जब लैंड किया तो उनके अकाउंट में एसएमएस आ रहे हैं, 10 लाख निकल गए, 15 लाख निकल गए, घटते जा रहे पैसे। घबरा गए, क्या हो गया? उन्होंने तुरंत फोन करके अपना सिम ब्लॉक करा दिया, अब भी निकलते जा रहे हैं, क्योंकि उनको कारण ही पता था कि हो क्यों रहा है। यदि आप सही कारण नहीं पता है तो आप जो भी एक्शन लोगे वो आपके खिलाफ चला सकता है। सिम ब्लॉक करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। पता क्यों निकले थे पैसे सिम ब्लॉक करने के बाद? क्योंकि उनकी कॉल फॉरवर्डिंग से एक फीचर होता है हमारे फोन के अंदर, इसको बोलते हैं कंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग। सारे ऑपरेटर देते हैं, यदि आपके फोन से वो नंबर डायल हो जाए तो आपके कॉल कंडीशनली उस नंबर पे फॉरवर्ड हो जाते हैं। कंडीशनल फॉरवर्डिंग का मतलब है व्हेन यू आर बिजी और उस समय कोई कॉल आता है तो उसको चला जाए। व्हेन यू आर इन फ्लाइट अनरीचेबल, उस समय कोई कॉल आता है तो उसको चला जाए। व्हेन यू आर इन बेसमेंट, उस समय कोई कॉल आएगा तो उसको चला जाए। और व्हेन यू आर स्लीपिंग इन नाइट, फोन नहीं उठा रहे हो, उस समय कोई कॉल आएगा तो उसको चला जाए। सो देयर आर ओकेजन्स जहाँ पे आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे और कॉल फॉरवर्ड होगा। यदि वो इनेबल कर दिया किसी ने तो वो बड़े आराम से उस समय ओटीपीज मंगाता रहेगा और पैसे निकालता रहेगा। हर एक ऑपरेटर का कॉल फॉरवर्डिंग कोड अलग है। मैं आपको वो वेबसाइट दिखा रहा हूँ जहाँ पर आप वो कोड देख लोगे, टेस्ट कर लोगे। और ये जो कॉल फॉरवर्डिंग, कई बार तो चलो आपका फोन मांग के कर ली, कई बार आप खुद ही कर देते हो डायल। आपको कॉल आ जाए कि मैं एयरटेल से बोल रहा हूँ, और आजकल आपको पता है साइबर क्राइम कितना बढ़ गया है, क्योंकि हाँ सब पता तो है। तो ट्राई ने अभी एक नई रेगुलेशन निकाली है, दे हैव मेड इट मतलब मैंडेटरी कर दिया इन्होंने कि हर एक का केवाईसी दोबारा, क्योंकि आप लोगों के सिम कार्ड बहुत पुराने चल रहे हैं। पता नहीं ऐसा ना हो कि आप लोग वाकई आप ही लोग हैं, कोई दूसरा यूज़ कर रहा है आपके नाम से। हाउ डू आई नो? तो मैं वेरीफाई कर लो भाई। आप कुछ नहीं आपने करना है सर, आपके एयरटेल से भी मैसेज आएगा, आप उस पर कोड होगा डायल कर देना, वेरीफाई हो जाएगा। 90% लोग डायल कर देते हैं, उनको लगता है वेरीफाई हो गया, उनका कॉल ही फॉरवर्ड हो गया, व्हाट्सएप भी हैक हो गया, जीमेल भी हैक हो गया, पैसे भी निकल। बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको और 2-3 तरीके बता दूंगा कि आप गलती से हैक करो। क्या एक कॉल आएगा, हाँ जी ये है, ये आपको सर्विस दे रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, इसके लिए आपको एक वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है कि जिस नंबर से मैं कॉल कर रहा हूँ ना, आपने *401# आगे लगाना है और मेरा नंबर पीछे लगा के डायल कर देना, बस।
अब पूरा टेक्निकल चलेगा यार, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। *401 आगे लगाना, पीछे इसका नंबर लगाना, हैश कर दिया डायल। हो सकता है आपको यूपीआई पे 50-100 रुपए भी आ जाए और उसके बाद जो निकलेगा वो आपको अंदाजा नहीं। तो बहुत सारे ऐसे तरीके के वो आपसे भी डायल करा देगा। अब आप कैसे देखोगे कि ये कोड है क्या, क्योंकि और इससे बचा कैसे जाए, तो उसके लिए गूगल पे गए, कॉल फॉरवर्डिंग कोड, तो आपको आर्टिकल मिल जाएगा ये 91 मोबाइल्स का, हाउ टू एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग ऑन जियो, एयरटेल, वोडाफोन। और इस आर्टिकल में वो सारे कोड्स हैं जो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल। अब नीचे इसको पढ़ें, रेफर करें। जैसे 401 *401 मोबाइल नंबर लगा दोगे, जो मैंने आपको बोला कि *401 लगा के मोबाइल नंबर पर कॉल कर दीजिए, वेरीफाई। ये है जियो के लिए, हाउ टू फॉरवर्ड ऑल द इनकमिंग कॉल्स टू अनदर फोन नंबर ऑन जियो। कर दिया तो आपके गए सारे ओटीपी। इसी तरह नीचे होगा वोडाफोन और सबके लिए। और यदि आपको डिसेबल करना है तो मान लो आपकी कॉल फॉरवर्डिंग सेट हो गई और आप कह रहे हैं, क्योंकि हुआ क्या कि यदि कॉल फॉरवर्डिंग सेट है उसके बाद आपने सिम बंद भी करा दिया तब भी कॉल फॉरवर्ड होता रहेगा, क्योंकि सिम से मतलब ही नहीं, वो तो ऑपरेटर फॉरवर्ड करता है। फोन बंद होगा तब भी फॉरवर्ड होगा, सो रहे होगे तब भी फॉरवर्ड होगा। तो आप बंदे ने घबराया कि क्या सिम बंद कर दिया, अरे पैसा तो अभी निकल जाएगा, ओटीपी तो अभी जाएगा। तो इसलिए गलत, यदि रूट कॉज आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो फंस गए। यहाँ पर आपके लास्ट में वो सारे हैं कि डिसेबल कैसे होगा, हाउ टू डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग ऑन जियो, एयरटेल, वोडाफोन एंड बीएसएनएल। तो मैं डोंट बी डिपेंडेंट ऑन मी, आपके सामने गूगल है, मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ और वहीं आप भी चेंज करना शुरू हो जाएंगे। यू ऑल आर टेक्निकल पीपल, स्मार्ट इनफ, इजी कैन फॉलो। ठीक है सर, अब हम देखते हैं थोड़ी देर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी। ये है चैट जीपीटी, chat.openai.com लिख लिया। अब हम इससे कुछ काम करा, कुछ एंटरटेनमेंट वाले, और फिर हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे इसी से। राइट अ पोएम, कोई टॉपिक बताइए, ऐसा बोरिंग टॉपिक बताइए जिसमें कोई पोएम लिखी ना हो। स्लीपिंग, डस्टबिन एंड गार्बेज एंड इंटेलिजेंस एंड IAS। लिखो पोएम, क्या लिखते हो? अब मैं पोएम पढ़ता हूँ। In a land where dreams meet rust and grime, there lived a sleeping dustbin biding its time. Amongst the garbage it lay on still, but within its depth lay an extraordinary skill. Beneath the layers of the waste and decay, a story of intelligence quietly held sway. For within its metal heart, a spark did gleam, a dream to rise above to chase the lost scheme. It harbored ambition beyond its humble shell, a desire to ascend, to rise and excel. Like an IAS officer with dreams so vast, it yearned to break free from its garbage past. वो कचरे के डब्बे से बाहर आना चाहता है, एक IAS बनना चाहता है। तो बड़ा इमोशनल सी पोएम से लिख दिया, कुछ लोगों को आंसू आ जाएंगे। फिर आपने कहा यार ये पोएम पसंद नहीं आई, I didn't like it. Please add some romance and thrill and adventure. मतलब ऐसा हम सजेस्ट कर रहे हो कि कोई इंसान कर ही ना पाए। कहेगा अभी लो सर, another one, इसको पढ़ना, इसमें आपका एडवेंचर भी होगा, रोमांस भी होगा। नहीं यार पसंद नहीं आया, इसमें मून चंद्रयान 2 भी डालना है, वो भी डालना है। नहीं यार ये पसंद नहीं आया, इसमें भी अगला इलेक्शन के बारे में बताओ। मतलब you are giving abrupt input to that and it will keep on writing better and better. एक मिनट में 1000 पोएम लिखा सकते। आप इसी से पूछो, who are you? ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर। हाँ, पर मैं पहले भी फाउंडेशन बना लूँ।
पहली चीज ये कि जो ये पोएम लिख रहा है इससे पहले कभी नहीं लिखेगा, फर्स्ट टाइम लिखेगा, एवरी टाइम इट इज गिविंग यू अ न्यू कंटेंट क्रिएटर। तो एआई जो इससे पहले था दैट वाज एनालिटिक एआई, उसमें हम क्या करते थे, बहुत सारा डेटा है उसको एनालिसिस करना है, उसमें से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल। तो एक डिबेट चलती थी कि एआई इज गुड बट इट कैन नेवर कम्पीट ह्यूमन ब्रेन बिकॉज इट विल नेवर बी क्रिएटिव। ये डिबेट चलती रहती थी, क्रिएटिव, हम जो कहानी लिख सकते हैं, हम जो कविताएं लिख सकते हैं, हम जो आर्ट बना सकते हैं, हम जो म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं, एआई तो ना कर, एक्टिंग तो ना कर लेगा। तो ये सारी चीजें भी आई, मैं नहीं कर रहा हूँ, करेगा, कर रहा है एवरीथिंग। अभी अगर आप एग्जाम देना शुरू करो तो यू विल अप्रिशिएट इट मोर। तो एआई उस जगह पहुंच गया जहां पर वो अब क्रिएटिव चीजें जनरेट कर सकता है, वी कॉल इट जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, जीपीटी, जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर एल्गोरिथम, जिससे चीजें क्रिएट कर सकता है लाइक ह्यूमंस। पर इसके अपने शॉर्टकमिंग्स हैं, जैसे चैट जीपीटी जैसे अभी 750 कुछ एलएलएम्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं उसको, जैसे फ्रॉड जीपीटी टेलीग्राम पे अवेलेबल है, उससे आप फ्रॉड की स्कीम सीख सकते हो, मेथड्स पर बता देगा, आपको वायरस लिख देगा, आपको हैकिंग के टूल दे देगा, स्टेप बाय स्टेप बता देगा, ऐसे कर लो तो देखो ये बंदा हैक, आप उसको बंदे का बता दो, बता देगा इसको ऐसे हैक कर सकता है। सो इट कैन हेल्प यू, गाइड यू टू कमिट क्राइम। फिर बॉम्ब जीपीटी करके है, वो प्योर वायरस के लिए, उससे आप हर तरह के वायरस, बॉम्ब WOR बॉम्ब जीपीटी, तो इस तरह की भी बात है। 750 करीब ऐसे वाले एलएलएम बनते, तो क्रिमिनल भी इसका अंदर हो रहा है। इंडिया अभी इंडियन लैंग्वेजेस तो बना रहा है, दिसंबर तक आ जाएगा। भाषिणी करके एक एलएलएम बन रहा है जिसको इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर एक एलएलएम डिजाइन हो रहा है भारत सरकार, 67 इंडियन लैंग्वेजेस का सपोर्ट। जितने ये एलएलएम बन रहे हैं ये सारे बायस्ड, अनबायस्ड नहीं हो सकते, क्योंकि इनको एक तरह की लैंग्वेज की फीडिंग है। जैसे चैट जीपीटी को जब, क्योंकि बनते कैसे, इनको एक डेटा पॉइंट दिए, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा दैट हैज बीन फेड टू अस सिंस आवर बर्थ, हम भी एलएलएम ही है, डेटा फीड करते गए, अल्टीमेटली इंटेलिजेंट हो गए। जिसने ज्यादा किताबें पढ़ ली वो ज्यादा जान गया, कम पढ़ ली तो कम जान गया, यही तो खेल है डेटा। तो ये एलएलएम भी एक ही तरह का डेटा, जैसे चैट जीपीटी को सिर्फ इंग्लिश डेटा दिया गया तो उसकी जो बायसिंग है इंग्लिश को लेकर, उसको इंडियन कल्चर नहीं पता, उसको लेकर वो कोई डिसीजन नहीं दे पाता और उसी की उस तरफ से डिसीजन देता है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए कभी ऐसा नहीं उसको यूज करना है कि आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना शुरू कर दो। अभी पंजाब के अंदर एक जज साहब ने चैट जीपीटी यूज किया, पता है आपको? नहीं पता, वो पंजाबी के अंदर यूज, आप गूगल कीजिए, आई थिंक चंडीगढ़ में यूज। तो एक जज साहब को एक बेल ऑर्डर रिलीज करना था और थोड़ा सा स्पेशल क्राइम था, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बेल दें या ना दें, तो उन्होंने चैट जीपीटी से पूछा कि ऐसी सिचुएशन में बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो चैट जीपीटी ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा एक सिमिलर केस था, उसमें तो नहीं दी गई थी, यूएस में था उसमें तो नहीं दी गई थी, न्यूजीलैंड में भी था उसमें तो नहीं दी गई थी, अब आप देख लो। तो जज साहब ने कहा कि मैं बेल नहीं दे रहा हूँ, और उसके बाद ऑर्डर के नीचे लिखा कि आई एम नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय चैट जीपीटी, ताकि ऐसा ना हो कि आगे ये प्रेसिडेंस बन जाए और लोग कहेंगे मैं क्या ऑर्डर दूं, इसी से पूछ लो। तो चैट जीपीटी अब ऐसा नहीं है, डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट डालने लगा, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट। आप लोग चूंकि लोग कम यूज कर रहे हैं नहीं पता, और एक मैं और चीज दिखाऊंगा क्या है। आप द ऑब्जर्वर करके एक मैगजीन है, उसने मुझे पिछले 10-15 दिन पहले बोला कि सर मुझे एक आर्टिकल चाहिए क्वांटम कंप्यूटिंग और इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा। इंडिया ने अभी 8,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए क्वांटम रिसर्च के लिए, हाउ विल इट इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड rivalry with China and other countries, please give us an article। मैं बहुत बिजी था, बहुत ट्रैवल कर रहा था, उनका फोन आ जा रहा, सर कल छपना है, सर आप अभी तक आर्टिकल है। तो रात में मैंने चैट जीपीटी को बोला, उसने 2000 शब्द का आर्टिकल लिखा, मैंने कॉपी पेस्ट करके भेज दिया, उन्होंने अगले दिन छाप दिया। उसके बाद वो 2 दिन बाद पैसे भी दे दिए उन्होंने मुझे। फिर उन्होंने उसको जहाँ पोस्ट किया था ऑनलाइन, उसका लिंक भेजा मुझे कि साहब उसको अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दीजिए, थोड़ा प्रमोट कर दीजिए। मैंने सोशल मीडिया पर डाल दिया। फिर उसमें कमेंट आने लगे कि व्हाट एन आर्टिकल सर जी, क्या लिखा है आपने, इतना एग्जॉस्टेड, एकदम आप चाइना के बारे में सब जानते हो, इंडिया के सब जानते हो, है ऐसा करता है मैं भी पढ़ लेता हूँ। तो मैंने खोल के फिर पढ़ा एंड आई एम टू ऑनेस्ट, मैं मुझे कोई हेजिटेशन नहीं, गजब का आर्टिकल लिखा, मैं भेज दूंगा आपको। तो देन आई स्टार्ट यूजिंग इट मोर।
मैंने कहा यार ये तो बहुत सारे काम मेरे साथ कर देगा, मैं तो फालतू में इतना दिमाग लगाता था, मैं अपना दिन भर लगा देता तब भी इतना अच्छा आर्टिकल नहीं लिख सकता था, बिकॉज आपको 50 आर्टिकल पढ़ने पड़ते पहले भाई आपको नहीं तो आप जो अभी आज मैं लिखूंगा कोई चीज़ तो उतनी लिख पाऊंगा जितना मैं जानता हूँ, उसके बाद पढ़ूंगा देन आई मेक इट मोर स्ट्रांग। तो वो काम तो वो खुद ही कर रहे हैं ना, पढ़ा लिखा तो मेरे से ज़्यादा ही है। तो वो चीज़ अब ह्यूमन बाउंड्रीज के बाहर चली जाए। नीरज पांडे करके एक फिल्म मेकर है बहुत बड़े, मैं मुंबई में था पिछले हफ्ते उनके ऑफिस में, तो मुझे लेके गए अपने फ्लोर पर, 6th फ्लोर पे 23-24 लोग जिन्हें टीम बिठा हुआ एआई टीम। बोलते सर ये देखिए मेरी टीम से मिली है एआई टीम, आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या करते हैं? बोले फिल्में बना रहे। तो उन्होंने मुझे कुछ शॉर्ट फिल्म दिखाई और शॉर्ट फिल्म में कोई भी सीन शूट नहीं हुआ था, सब रियलिस्टिक था बट इट वाज क्रिएटेड थ्रू एआई। कैरेक्टर्स वो थे जो थे ही दुनिया में रहते तो भी रियल ह्यूमन लग रहा था, आपको लगेगा नहीं ये लोग है नहीं दुनिया। तो शॉर्ट फिल्म बनना तो शुरू हो गई एआई बेस्ड। वो कह रहे हैं हम अगले साल तक पूरी फीचर फिल्म बना देंगे एआई बेस्ड, हमें कहीं शूट ही नहीं करना, इन लैब में बैठ के बनती। अब क्या होगा कि हम अमिताभ बच्चन जी के पास जाएंगे, साहब साइन कर दीजिए, हम आपका चेहरा और आवाज यूज करेंगे, आपको यूज नहीं करेंगे और आपसे बेटर एक्टिंग करा सकते हैं क्योंकि यही करके देगा। यू आर टायर्ड, यू आर बोर्ड, यू विल नॉट पुट योर 100% दैट टाइम, यही तो करके देगा। तो इधर जा रही है। एक वेबसाइट है जिसका नाम है thispersondoesnotexist.com। देखिए दिस पर्सन, उस पर आपको हजारों ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इस दुनिया में है ही नहीं और उनके नाम से फेसबुक, ट्विटर सब चल रहा है। दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट। ये जितने लोग दिख रहे हैं उसमें कोई इस दुनिया में है, मतलब आर्टिफिशियल। तो ये तो वो चीजें हैं जो इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स दैट। ये टूल है सिंथेसिया करके, ये आपका चेहरा किसी भी वीडियो में रिप्लेस कर देता है। कोई ये पिक्चर है, शॉर्ट फिल्म है, शॉर्ट वीडियो है, जैसे यहाँ पर ये फेस चेंज कर दिया, पूरा वीडियो वैसा बन जाएगा जिसमें आपका चेहरा आ जाएगा और ये आपकी आवाज भी रिप्लेस कर सकता है। आप बोलिए और वो ट्रम्प की आवाज में आवाज आने लगेगी और किसकी आवाज में चलेगी। सिंथेसिया करके ChatGPT पे करके देता है। ये टूल है म्यूजिक कंपोजर है, Muber.com। ये आप इससे कैसा भी म्यूजिक, आप में से काफी लोग पंजाब का म्यूजिक के लिए जाना जाता है, तो आई एम श्योर काफी लोग म्यूजिक क्रिएट करते होंगे। ट्राई कीजिए इसको, आप मूड दीजिए, लिरिक्स दीजिए और ये आपको इतना प्यारा म्यूजिक क्रिएट करके देता है। उसको फिर आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो अपने इनपुट से, बट बहुत बढ़िया बीट बनाता है। हाँ जी सर, उसकी सरगम भी दे देता है। सरगम अभी नहीं दे पाता, वो ChatGPT से क्रिएट करा देगा उसको म्यूजिक देना और लिख देगा पिक्चर। ये एनवीडिया का टूल है जिसमें आप ऐसा कुछ ड्रॉ कीजिए, गंदा संदा सा कुछ भी, उसको दे दो ऐसी पेंटिंग बना दो, तो हर आदमी पेंटर बन जाएगा। और इतना आईपी जनरेट होगा, इतना क्रिएटिव चीजें जनरेट होगी जो शायद इससे पहले कभी क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि क्रिएटिव लोग लिमिटेड होते हैं और हर आदमी कर सकता है और अपना इनपुट देकर उस चीज को इम्प्रोवाइज कर सकता है। ये एक सॉफ्टवेयर Descript.com, इससे आप किसी की भी वॉइस क्लोन कर सकते हैं। मैं आपकी आवाज में 3 मिनट का मुझे साउंड मिल जाएगा जो मैं कॉल रिकॉर्ड करके ले लूँगा, आपसे बात करूँगा और उसकी आपके आवाज में किसी को भी कॉल कर सकते। तो ऐसे क्राइम ऑलरेडी होने लगे। आपको कॉल आएगा आपके किसी परिचित की आवाज़ में, वो आपसे हेल्प मांगेगा, पैसे मांगेगा और आप उसको दे भी दोगे क्योंकि उसी की आवाज़ में बात होगी। तो ये another way of cyber crime because of these kind of tools of AI called Descript. Descript is one of them. और भी बहुत होंगे, मैंने ये यूज़ किया हुआ इसलिए मैं बता। It's good. I have used it for many voice tools. So लंदन के अंदर जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है वो जितनी मैन्युस्क्रिप्ट आती है ना बुक छापने के लिए, उसको एआई को दे देती है और एआई डिसाइड करता है कि ये बुक छपनी चाहिए कि नहीं, इसको लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। अब मैनुअली नहीं होता है,
IBM जो कंपनी है वो अपने सारे HR राउंड ऑफ इंटरव्यूज AI से कराता है। जितने HR अभी टेक्निकल भी होने लगेंगे, अभी HR इंटरव्यू सारे IBM के AI सामने, मतलब आपको दिखता है कि रियल बंदा ही बैठा है, पर वो रियल होता नहीं। ये वो है AI जो दूसरी इंडस्ट्री डिस्टर्ब करेगा, वो है मॉडलिंग इंडस्ट्री। ये मॉडल्स कभी इस दुनिया में है ही नहीं, मतलब ये लोग आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। एंड लोग ढूंढते थे, हजारों लोगों की पिक्चर लेंगे, भेजेंगे, हाँ ये बंदा बेस्ट है फॉर मॉडलिंग। अब जरूरत नहीं है, बना लो, वीडियो भी बना लो, पिक्चर भी खींच लो, जैसे चाहो वैसा कर लो। तो मॉडलिंग वाले तो गए। अब जो आप लोगों को बड़ा, जो लोग खूबसूरत अच्छे लोग दिखते थे, स्मार्ट, सोचते थे कि चलो उनको तो वैसे ही पैसा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। वो इंडस्ट्री खत्म हो गई। लॉयर का मैंने बता दिया आपको कि यूएस के अंदर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कॉर्पोरेट कंपनीज आर नाउ यूजिंग AI एज ए लॉयर, क्योंकि वो एडवाइस सबसे अच्छी देता है, उसको सब पता होता है कौन सा 50 साल पुराना केस, 30 साल पुराना केस। भाई लॉयर और डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ क्या है? उनका एक्सपीरियंस, जितने केसेस उन्होंने हैंडल किए, जितने केसेस पढ़े हैं, उसी को रेफर करते हुए आपका काम आसान कर देते हैं। साहब इसके रेफरेंस का इनपुट दे सकते, वो AI इनसे बेटर करेगा, वो क्लोजेस्ट केस लेके आ जाएगा। सेम डॉक्टर्स। सो ये सारी इंडस्ट्रीज हैं जो डिसरप्ट हुई है। टॉय AI बेस्ड टॉय बनने शुरू हो गए। ये क्या करते हैं? आपके बच्चों की मॉनिटरिंग भी करेंगे, गाइड भी करेंगे, सिखाएंगे भी, उनकी प्रोटेक्शन भी करेंगे। बच्चों को लगेगा नहीं कि टॉय मतलब फैमिली फ्रेंड टाइप ट्रीट होगा, और पता लगेगा कि वो स्पार्क प्लग में हाथ मत लो, प्लग में हाथ डालो, दरवाजे मत खोलो, फ्यूचर प्रोडक्ट बनाएंगे। एग्जैक्टली। तो ये इस तरह के टॉय ऑलरेडी मिल रहे हैं बाजार में। मैं अभी वो चीजें बता रहा हूँ जो ऑलरेडी हो गई है। क्या हो सकता है वो तो आप अनइमेजिनेबल। तो विद दिस मैं 2 मिनट और लूंगा एंड देन विल टेक ए ब्रेक फॉर पिक्चर। एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी। मूड्स लॉ पता है किसी को? मूड्स लॉ, ये मूड्स लॉ है। मूड्स लॉ कहता है कि जब हम इवॉल्व कर रहे होते हैं तो जो हमारा इवोल्यूशन है पहले लीनियर होता है, फिर इवेंचुअली वो एक्सपोनेंशियल हो जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ जब कंप्यूटर यूज करने शुरू किया तो जो पहला प्रोसेसर पीसी के अंदर था वो 266 मेगाहर्ट्ज था, फिर 366 मेगाहर्ट्ज हुआ, फिर 466 मेगाहर्ट्ज आए, फिर पेंटियम 1 आ गया, फिर पेंटियम 2 आ गया, फिर पेंटियम 3 आ गया, फिर P4 आ गया, फिर गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर आ गए, फिर डुअल कोर प्रोसेसर आ गए, फिर क्वाड कोर प्रोसेसर आ गया, ऑक्टा कोर प्रोसेसर आ गया। तो इस तरह से बढ़ रहा है। जब 16 कोर का आया, 16 कोर, 32 कोर आया, आप देखोगे जो इनिशियल एवोल्यूशन था 266 मेगाहर्ट्ज से 366 मेगाहर्ट्ज में हार्डली एनी चेंज दिखता था। पीसी आते भी थे तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं दिखता। अभी जो चेंज दिखता है वो ह्यूज है, क्योंकि वो 16 कोर से सीधे 32 कोर और 32 कोर से सीधे 64 कोर जाता है, डबल होता है। तो मूड्स का कहना था कि हर साल हमारी प्रोसेसिंग स्पीड डबल होती जाएगी और मेमोरी फुटप्रिंट आधा होता जाएगा। पहले 364 किलोबाइट की इतनी बड़ी फ्लॉपी डिस्क आती थी, आज एक पेन ड्राइव 1 टेराबाइट की, अनइमेजिनेबल। तो ये जो है बिकॉज ऑफ दिस इवोल्यूशन इवेंचुअली एंड ऑफ कोर्स AI इवेंचुअली हम एक स्टेज पर आ जाएंगे जब कलेक्टिव ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑन अर्थ विल बी लेस देन इंटेलिजेंस ऑफ ए सिंगल मशीन, बिकॉज वी आर आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा दैट हैज बीन फेड टू अस। हमारी टाइमलाइन में जो हम डेटा फीड करते हैं और जितना हम सीख पाते हैं उससे ज़्यादा मशीन सीख लेती है, क्योंकि वो 24 घंटे सीख रही है। हम तो फिर भी बीच में पिक्चर देख लेते हैं और ये कर लेते हैं, मशीन सीखती जाती है। तो एक मशीन की ह्यूमन इंटेलिजेंस दुनिया में जितने लोग हैं उनकी इंटेलिजेंस से, कलेक्टिव ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी ज्यादा होती है। और इस चीज को बोलते हैं सिंगुलैरिटी, कि वी हैव टच्ड सिंगुलैरिटी। तो यूएस में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी। वो इसी चीज पे रिसर्च करते हैं कि हम सिंगुलैरिटी जब अचीव कर लेंगे तो किस तरह के चेंजेस होंगे हमारी लाइफ। मशीन कंट्रोल करेंगे हमें, हम पपेट बन जाएंगे। सिंगुलैरिटी की जो डेट उन्होंने डिसाइड किया कि सिंगुलैरिटी हम कब अचीव करेंगे, पहले तो वो थी अगस्त 2045। मैंने कहा अगस्त 2045 में हम सिंगुलैरिटी अचीव कर लेंगे एंड वी विल हैव दैट मोमेंट जब एक मशीन का इंटेलिजेंस सारे लोगों की इंटेलिजेंस से ज्यादा। अभी 2 साल पहले जब GPT सिस्टम स्टार्ट हुआ, जनरेटर प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स, तो सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी में फिर से रिसर्च की और वो नई रिसर्च से चौंक गए। उन्होंने कहा कि साहब जिस तेजी से हम सोच रहे थे कि हम इवॉल्व करेंगे उससे कई गुना ज्यादा तेजी से हम भाग रहे हैं, और इस वजह से अब सिंगुलैरिटी 2030 में चाहिए। विद दिस वी स्टॉप हियर, टेक इट।
सर ये आपने दिखाया हर जगह पे आ गई, मॉडलिंग में भी आ गई, सब जगह आ गई, इसमें भी आ गई, साइबर सिक्योरिटी में भी आया ये नहीं। हाँ हाँ साइबर वाले पढ़ेंगे इसके मॉनिटर साइबर सबसे ज़्यादा है। मैंने बोला चैट जीपीटी से फ्रॉड जीपीटी भी है। उसको एथिकल कर दिया ना, एथिकल